नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। आप हैं रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का विश्लेषण किया जाता है जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन ये है कि साधारणतया जो सफल लोग हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और सीखकर फिर ऐसी गलती ना दोहराएं इसका प्रयास करते हैं। आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी जब किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो ये ध्यान रखें कि जब आपने टेस्ट दिया और टेस्ट देते समय अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उस गलत क्वेश्चन पर आपको सबक लेना है, दोबारा मुझे ये गलती नहीं करनी है और उस गलत क्वेश्चन को अलग से एक कॉपी में लिख लेना है कि मुझसे ये क्वेश्चन गलत हुआ था, मैं इसका दोहराव नहीं करूंगा। और ऐसा करके आप अपने ये गलतियों का रजिस्टर बना लें कि मैं इस तरीके से चलने वाला हूं। ठीक है, चलिए साथियों आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खबर जो भारत के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी लोग जिस पर अभी फिलहाल के लिए चिंतन मनन में हैं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति। बांग्लादेश की स्थितियां जो चल रही हैं उनके बारे में आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको ये बताएगा कि क्या कोई भारत की नीति फेल हुई है, क्या भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति जो देश के स्थान पर किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, क्या यह नीति ही बांग्लादेश के संकट का कारण बनी है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है और वो ये है कि संभवतः प्रधानमंत्री की जो पर्सन फर्स्ट नीति है इन कंपैरिजन टू कंट्री फर्स्ट, संभवतः हो सकता है उसकी वजह से आज भारत इस स्थिति में है कि इस घटना को बीते लगभग 48 घंटे से ऊपर होने जा रहा है, उसके बावजूद भारत का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ऐसी स्थिति में भारत भविष्य का क्या रुख अपनाएगा, सारी बातें आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले बांग्लादेश से जुड़े हुए तत्काल अपडेट जान लीजिए जो चल रहे हैं। जो तस्वीर है आपके सामने, ये वो तस्वीर है जब 5 अगस्त के दिन शेख हसीना अपने कुछ जरूरी सामान लेकर भारत के लिए रवाना होती हैं, अपने देश का प्रधानमंत्री का पद त्यागती हैं और भारत में लैंड हो जाती हैं। इस पर हमने उसी दिन आपके सामने सेशन साझा किया और आपको बताया कि इनके आने से क्षेत्र में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। मैंने उसी दिन सेम डे भी आपको इस क्षेत्र में जो चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि स्थिति ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, स्थिति ये है कि भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है, और तो और भारत का बांग्लादेश के साथ भविष्य क्या होगा, यह अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। इसलिए हमने सेम डे आपके सामने यह सेशन किया। उसके बाद हमने अगले दिन सेशन किया और उसमें आपको यह बताया कि अमेरिका का क्या कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं। और यह सवाल राहुल गांधी जी ने भी जब सर्वदलीय बैठक हुई तब सरकार से पूछा कि क्या इस घटना का कोई विदेशी कनेक्शन है। विदेशी कनेक्शन क्यों पूछा गया, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया में चलने लग गया था कि अमेरिका का इंटरफेरेंस शेख हसीना को पहले ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। हमने इस पर भी कल आपके सामने एक सेशन किया, संभवतः आपने ये भी देखा होगा। अब तक जिसको कुछ नहीं पता है, पूरी की पूरी टाइमलाइन में हमने ये लाइन आपके सामने बोलनी है कि साहब शुरू हुआ था मामला जब ये पहली बार प्रधानमंत्री, मतलब इस पूरे कार्यकाल में जो 2008 के बाद चुनाव में ये प्रधानमंत्री बनी, 2009 में प्रधानमंत्री बनकर आई, 2024 तक प्रधानमंत्री रही, लास्ट ईयर एंड में हुए चुनावों में चौथी बार प्रधानमंत्री के लिए जीती। और जब चौथी बार प्रधानमंत्री के लिए जीती उस समय पर इन्होंने अंतरिम सरकार नहीं बनने दी। अंतरिम सरकार का प्रोविजन पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। यहां पर होता यह है कि अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको जाने से पहले अपना पद छोड़ना होता है और अपने स्थान पर किसी बुद्धिजीवी आदमी को या एक न्यूट्रल आदमी जो कि दोनों पार्टियों के लिए या पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए क्वाइट एक्सेप्टेबल हो, उसे आप प्रधानमंत्री या फिर कार्यवाहक व्यक्ति बना देते हैं। उसकी प्रेजेंस में फिर दोनों पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर कहिए कि पक्ष विपक्ष दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग और दूसरी तरफ जो इनकी प्रमुख कट्टरपंथी, मतलब प्रमुख जो इनकी प्रतिद्वंदी है, उसका नाम है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसके नेता हैं खालिदा जिया। दोनों ही तरफ शेख हसीना और खालिदा जिया अपने अपनी बातों से दुनिया को कन्विंस करती आई हैं, लेकिन दोनों की नीतियां भारत के लेकर के और पाकिस्तान को लेकर के, जैसे शेख हसीना भारत समर्थक हैं तो खालिदा जिया पाकिस्तान समर्थक हैं, चाइना समर्थक हैं। ठीक है, जब चौथी बार के चुनाव में अभी रिसेंटली जब ये गई थी शेख हसीना, तब इन्होंने चुनाव में अंतरिम सरकार नहीं बनाई, यानी कि अपने वोट पड़ने से कुछ दिन पहले जो पद छोड़ने की नीति थी वो नहीं अपनाई, जिसके चलते खालिदा जिया ने कहा कि मैं चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। बीएनपी ने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। खालिदा जिया की पार्टी अन्य अपोजिशन पार्टीज के सामने चुनाव लड़ती है और मेजॉरिटी से सरकार बनाने में कामयाब होती है। यह इनका चौथा टर्म था। ऐसे में जिस अपोजिशन ने चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, वो अपोजिशन अपनी इसी खुन्नस को लिए हुए
जितने भी मुद्दे ऐसे थे जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको भड़काने का प्रयास कर रहा था। और उसी में शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ही महीने जून में शुरुआती वीक में एक फैसला दिया और उसमें कहा कि हम अपने आधार पर जो बांग्लादेश में कुछ समय पूर्व छात्रों को दिया गया रिजर्वेशन रोका गया था, हम उसे फिर से चालू कर रहे हैं। रिजर्वेशन की ये जो आग थी, इसे भड़काया अपोजिशन ने और छात्र नेताओं ने। कहा कि हमें रिजर्वेशन नहीं देना। किसे नहीं देना? उन लोगों को जो कि बांग्लादेश की आजादी में कभी आवामी लीग का समर्थन किए थे या मुजीबुर रहमान के समर्थक थे। बांग्लादेश में प्रोविजन था कि 30% रिजर्वेशन उनको दिया जाता है जो लॉयलिस्ट थे, जो कि वफादार थे। किस चीज के? शेख हसीना और उनके पिताजी के। जब बांग्लादेश बना था, उन सैनिकों को और उनके आश्रितों को वहां की नौकरियों में 30% तक रिजर्वेशन दिया जाता था। इसका विरोध हुआ। विरोध इतना तेज हुआ कि इसके चलते सरकार को झुकना पड़ा। लगभग जुलाई के आखिरी हफ्ता में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा। केंद्र सरकार यानी कि बांग्लादेश सरकार ने इस फैसले को पलटते हुए रिजर्वेशन को खत्म किया और मात्र 7% रिजर्वेशन कंप्लीट बांग्लादेश में लगाया गया। 93% ओपन सीट्स पूरी तरह बांग्लादेश में बन गई थी। चूंकि ये सीट्स छात्रों से रिलेटेड थी, इसलिए यह छात्र आंदोलन बहुत ज्यादा सुर्खियों में बन गया। हर तरफ जहां देखा छात्र ही दिखाई दिया। लेकिन जब छात्रों को अपनी ताकत का एहसास हुआ और इस एहसास में अपोजिशन को यह एहसास हुआ कि सरकार झुक गई, तो फिर उन्होंने सरकार हटाने की ठानी। कारण इसके पीछे दोनों थे। एक तरफ छात्रों को अपनी ताकत पता चली, दूसरी तरफ शेख हसीना को अपनी कमी। शेख हसीना को कमी जो पता चली वो ये कि इन्होंने आरक्षण की मांग को मानते हुए ये कहा कि जिन्होंने मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे उनके खिलाफ अब मैं कड़ी कार्रवाई करूंगी, विशेष रूप से उन नेताओं के खिलाफ जिन्होंने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। इनका यह कहना भीड़ को भड़काने के समान था। परिणाम यह निकला कि भीड़ ने इनके सरकारी संसाधनों पर हमले शुरू किए। परिणाम यह निकल के आया कि शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। जो तस्वीर निकल कर आई, जैसे आप देखते हैं, वो ये है कि पिछले 2 हफ्ते के अंदर वापस से आरक्षण हट जाने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन और 4 तारीख को लगभग 9 से अधिक छात्रों की मौत। इसके बाद उग्र भीड़ ने इनको ही चैलेंज कर दिया और इन्हें सरकार से हटकर भागना पड़ा। यह थी पूरी क्रोनोलॉजी। अब इस क्रोनोलॉजी में जो जो हुआ, अब उसके आगे की बात आप सुन रहे हैं। पहली जानकारी यह कि शेख हसीना वहां से उड़ती हैं और भारत पहुंचती हैं। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, भारत ही क्यों? इसका जवाब हमने पहले भी दिया है और एक बार फिर दे देते हैं। क्योंकि भारत ही बांग्लादेश को बनाने वाला राष्ट्र है। इनके पिता मुजीबुर रहमान भारत के इस बात के लिए ऋणी हैं कि जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में लड़ाई चल रही थी, तब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने ही बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की मदद करके उन्हें अपना एक राष्ट्र बनाने में मदद की थी। तो एक नेचुरल अलाय है बांग्लादेश का भारत। इसके चलते पहले भी जब वर्ष 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी, तब भी शेख हसीना भारत में आकर इंदिरा जी के पास शरण ली थी। इसलिए इनका यहां आना एक ऐतिहासिकता रखता है, नंबर 1। अब चूंकि ऐतिहासिकता रखता है और दूसरा, वर्तमान में जब से ये सत्ता में है तब से भारत का इन्हें पूरी तरह सपोर्ट है। क्योंकि जब भारत ने ही कोई देश बनाया हो तो भारत ही उसको चलाने में मदद भी करेगा। इस तरह से भारत इनको हमेशा मदद करता आया। ये तो वो कारण बना जिसके चलते आप यहां पर आई। लेकिन इसके आने के बाद भारत में क्या हुआ? भारत में जो हुआ वो अपने आप की सुर्खी बना, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर भारत के विरोध में बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना शुरू हुआ। यहां पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया बटा हुआ है। कुछ ज्ञानी जन कह रहे हैं कि वहां हिंसा सरकार के खिलाफ भी हो रही है और हिंदुओं के खिलाफ भी हो रही है। न्यूज में केवल हिंदू क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? आंसर यह है क्योंकि हिंदुओं के मंदिर ही वहां जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के ही रिलीजियस प्लेसेस पर वहां पर हिंसा की जा रही है। किसी भी मस्जिद पर हिंसा सुनने में नहीं मिली। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर धर्म के आधार पर टारगेट करना शुरू किया गया। किन्हें टारगेट शुरू किया गया? तो हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया गया। यह भारत के द्वारा इसको बांग्लादेश को दिए समर्थन का परिणाम है कि उन लोगों को लगता है कि भारत को दुख होगा अगर हिंदुओं को दुख पहुंचाया जाएगा, जबकि वो हिंदू लगभग 1.5 करोड़ की आबादी में बांग्लादेश के ही नागरिक हैं। लेकिन जब बांग्लादेश पहली बार बना था तब 75% वहां मुस्लिम थे, बाकी वहां पर अन्य जातियां थी, अन्य धर्म थे। आज वहां 91% मुस्लिम हैं और बाकी जो संख्या है वो धर्म की कम होती चली गई है और आज 1.3 करोड़ वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन बताई जाती है और उन्हें यहां पर रिलीजियसली टारगेट किया जा रहा है। तीसरी घटना क्या हुई? शेख हसीना के रिजाइन होने के बाद, मैं ये बता रहा हूं क्या क्या घटा है इस समय तक। इस बीच में बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का हेड घोषित कर दिया गया है। अब ये वही अंतरिम सरकार है
जिसके लिए हमने आपको कहा था, जो अपेक्षित थी शेख हसीना से चुनाव में जाने से पहले खालिदा जिया जिसकी डिमांड कर रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को यहां पर अंतरिम, मतलब समझ लीजिए अंतरिम नेता नियुक्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री बोलना थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी, अंतरिम नेता नियुक्त कर दिया कि भैया आप डिसीजन करिए आगे क्या चलना है। इसके अलावा क्या हुआ, शेख हसीना ने यूके से अपने देश में यानी इंडिया में पहुंची थी, तब यूके से शरण मांगी थी कि भैया अगर हो तो हमें आपके यहां पर शरण दे दीजिए। शरण क्यों दे दीजिए, क्योंकि इनकी बहन वहां पर संसद में नेता है, इनके काफी रिलेटिव्स यूके में रहते हैं। ऐसे में इन्होंने शरण मांगी, यूके ने मना कर दिया और कहा कि जहां आप सबसे पहली बार सेफ प्लेस पर पहुंची आपको वही रहना चाहिए। मतलब इनका सीधा था कि भारत पहुंच गए हो तो भारत ही क्यों ना रुक रहे हो। हमेशा आपको याद है कि यह सारी की सारी लड़ाई का जड़ तो हमेशा से ही यूके रहा है, तो यूके की इसी नीति को आगे भी कैरी किया गया कि चलो अब मजा आएगा, भारत और बांग्लादेश भिड़ेंगे। ऐसे में शेख हसीना को यूके ने स्वीकार करने से मना कर दिया। यूके के साथ साथ अमेरिका के द्वारा जो संभावित था वो तो होना ही था, क्योंकि ये पूरी की पूरी नीति अमेरिका की थी। ऐसे में अमेरिका ने कहा, न्यूज़ निकल कर आई कि अमेरिका ने इनका यूएस वीज़ा कैंसिल कर दिया है कि ये अभी यूएस नहीं जा पाएंगी। फिर सवाल बना, भारत ने क्या किया, भारत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यहां पर बड़ी ही समझदारी की बात हुई और वो ये है कि बांग्लादेश में जो स्थिति चल रही है इसे ध्यान में रखते हुए पहले तो प्रधानमंत्री ने कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी, मतलब जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसकी बैठक बुलाई। उसके बाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे राय जानी और भारत ने दुनिया को फिर एक बार दिखा दिया कि हम कितना भी आपस में एक दूसरे को लेकर झगड़ लें, लेकिन जब बात लोकतांत्रिक मूल्यों की आती है तो भारत एक पड़ा दिखाई देता है। भारत ने फिर एक बार दिखा दिया कि हम लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े ही नहीं हैं, अपितु लोकतांत्रिक मूल्यों को भी लेकर आगे चलने वाले हैं। आप सोचिए, जहां संसद में इतने समय से पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध चल रहा हो, वहीं पर जब अपोजिशन आकर के बांग्लादेश विषय पर टेबल पर बैठता है तो एक सुर में कहता है कि हम सरकार के साथ हैं, यानी यूनानिमस तरीके से सपोर्ट दिया गया। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की एक बड़ी जीत कही जा सकती है। और विशेष रूप से अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के द्वारा उस विषय पर भी जानकारी मांगी गई कि जरा बताइए कि असल में चल क्या रहा है, क्या कोई दूसरा देश इस कहानी में इन्वॉल्व है या फिर इसका हमारे साथ क्या संकट हो सकता है। तमाम प्रकार की चीजें यहां पर राहुल गांधी जी ने जयशंकर साहब से पूछी और उन्होंने पूछा कि भारत को क्या इसकी पहले से घटना की आशंका थी, साथ में यह भी पूछा कि हमने इससे निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या प्लान बनाए हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने लोकतंत्र की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभाया और इनकी यह जानकारी यहां पर पब्लिक हुई। इसके साथ साथ जयशंकर साहब ने अपनी तरफ से भी कहा और कहा कि शेख हसीना अभी सदमे में हैं, वो आगे क्या करेंगी यह सोचने और दूसरे मुद्दों पर उनसे बात करने से पहले भारत सरकार उन्हें ठीक होने का समय दे रही है। अब यह एक बड़ा सवाल बनता है, क्या यहीं से सारे के सारे प्रश्न खड़े होने लगते हैं कि जहां भारत ने सर्वदलीय बैठक करके पूरे लोकतांत्रिक मूल्यों का परिचय दिया, जयशंकर साहब ने आंसर दिया कि अभी शेख हसीना सदमे में हैं, जब वो निकल आएंगी तब उनसे पूछेंगे कि आपका आगे क्या करना है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जहां पूरी तरह भारत सरकार इस विषय पर आपसी विमर्श कर रही है, उस आपसी विमर्श में शेख हसीना का क्या करना है यह तो मुद्दा है, बांग्लादेश का क्या करना है इस पर कोई भी आंसर अभी तक नहीं है। संसद को संबोधित करते हुए, सदन को संबोधित करते हुए सदन के अंदर जयशंकर साहब पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति से राज्यसभा को अवगत कराया, खुद से पहुंच करके अवगत कराया कि हमारी क्या स्थिति चल रही है। बांग्लादेश में राजनीति में काफी तनाव है, गहरे विभाजन और बढ़ता ध्रुवीकरण हुआ है, इसके अंदर हम पूरी तरह से यहां की चीजों को नोटिस कर रहे हैं। उन्होंने सारी बातें अपनी तरफ से बताई और कहा कि विशेष रूप से यह चिंताजनक है कि अल्पसंख्यक, उनके व्यवसाय और मंदिरों पर कई स्थानों पर हमला किया गया है, इसका भी अभी पूरी तरह से दायरा स्पष्ट नहीं है। यहां पर यह बात पूरी तरह से, जो बातें आप और हम कर रहे हैं, यह जयशंकर साहब ने सदन को बताई, यानी कि एक तरह से फिर से एक लोकतांत्रिक तरीके को अपनाकर पूरी प्रक्रिया की पालना की गई। ठीक है साहब, यह जानकारी दोनों तरफ से दे दी गई। ठीक है साहब, साथ में मैंने अपडेट देने में आपको यह भी बता दिया कि हमने सदन को संबोधित कर दिया। संबोधित करने के बाद में शेख हसीना ने यूके से परमिशन मांगी, यूके ने मना कर दिया। यूके के मने के साथ साथ यूएसए का भी मना आ गया कि साहब हम इनको परमिशन नहीं देंगे। और अपडेट क्या है, यूएसए का भी मना आ गया। और अपडेट क्या निकल कर आया, और उन अपडेट्स में निकल कर आया कि यहां पर अब शेख हसीना यूएई और सऊदी के अंदर असाइलम मांग रही हैं कि अगर हो तो आप हमें अपने यहां रुकने की जगह दे दीजिए।
और अपने मित्र राष्ट्रों से बात करने का प्रयास कर रही हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ इस बीच में? बांग्लादेश के अंदर जो हसीना के समर्थक नेता थे वो या तो देश छोड़कर भाग लिए, नहीं भागे तो उन्हें जेल में डाल दिया। जो समर्थक सेना के अधिकारी थे उन्हें पद से हटा दिया, उनके स्थान पर जो इनके खिलाफ थे उन्हें पद पर बिठा दिया गया। पूरी तरह से बांग्लादेश में सब कुछ कायाकल्प हो गया है, सब बदल दिया गया। इसी बीच में मोहम्मद यूनुस नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें अंतरिम गवर्नमेंट चलाने का आदेश दिया गया है। सबने मिलकर के, सेना के अध्यक्षों ने मिलकर के कि आप चलाइए। मोहम्मद यूनुस ये रहे जो कि चुनाव होने तक सत्ता को चलाएंगे। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और इनके द्वारा गरीबी पर किए गए जो कार्य हैं इनके चलते इन्हें एक तरह से बांग्लादेश की नींव पकड़ाई गई है। कहा गया है 2006 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति का और इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई हुई थी। हालांकि इनके द्वारा पूरी तरह से जो कार्य किए गए हैं वो बांग्लादेश के अपलिफ्टमेंट के किए गए हैं। यह था कंप्लीट अपडेट। अब यहां से शुरू होता है विश्लेषण इस बात का कि साहब ये बताइए कि क्या ये पूरी तरह से भारत की फेल हुई कूटनीति है? क्या भारत फेल हो गया है? किस मामले में फेल हो गया है? भारत का फेल होना इस मामले में कि हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को तवज्जो दी, ना कि बांग्लादेश को। यह बड़ा सवाल है, आप समझिएगा। प्रधानमंत्री की हाल ही की जो विदेश नीति है इसकी हाल ही में आलोचना होना शुरू हुई। बांग्लादेश के विषय के बाद में क्या आलोचना हुई कि साहब आपने शेख हसीना को तवज्जो दी रादर देन देश के। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोनों पक्ष जानेंगे आप। इस पक्ष को जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो पर्सनली दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो मित्रवत व्यवहार है उस मित्रवत व्यवहार से हम क्या नुकसान उठाने वाले हैं और हमने क्या फायदे उठाए हैं, दोनों ही बातें करेंगे। पर चूंकि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के स्थान पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी है, तो पहले हम उस व्यक्ति की प्राथमिकता को जानते हैं और उससे जो परेशानियां खड़ी हुई हैं हम वो जानते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने शेख हसीना को प्राथमिकता दी। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि हम अभी तक बांग्लादेश पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे पाए हैं। हम ये नहीं बता पाए हैं कि बांग्लादेश के बारे में हम क्या सोचते हैं। क्यों? क्योंकि शेख हसीना हमारे देश में बैठी हैं। शेख हसीना बैठी हैं जिसके चलते भारत के हित जो बांग्लादेश में हैं उनको सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। सीधा नुकसान कैसे हो रहा है? क्योंकि अब इस समय पर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदुओं के जो व्यवसाय हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और तो और भारत से रिलेटेड जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छाप रही है। आप इधर देखिए, मीडिया का ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलियन जूइश एसोसिएशन का ट्वीट है जिसमें मतलब जानकारी है, मीडिया स्टेटमेंट है जिसमें इस बात को प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जा रहा है कि किस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप इधर देखिए, द ऑस्ट्रेलियन जूइश एसोसिएशन इज कंसर्न्ड बाय द रिसेंट इवेंट इन बांग्लादेश इंक्लूडिंग शॉकिंग वायलेंस अगेंस्ट हिंदू। यहां पर आप नावर गिलॉन का ट्वीट देख सकते हैं। आई एम ट्रबल्ड बाय द रिपोर्ट ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग हिंदूज एंड अगेंस्ट देयर टेंपल इन बांग्लादेश। ये देश के अंदर जो यहां के वो हैं इजराइल के भारत के अंदर जो एम्बेसडर हैं उनका ट्वीट है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमने शेख हसीना को शरण देकर अब शेख हसीना के खिलाफ गुस्से को भारत के खिलाफ गुस्से में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे वहां रह रहे हिंदुओं को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम देखिए, यहां पर आपके सामने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर की तस्वीरें हैं। दंगाइयों के द्वारा इंदिरा गांधी की पहचान को भी जला दिया गया है। ऐसी स्थिति में जितने भी प्रकार के सवाल हैं वो यहां आकर खड़े होते हैं कि भारत कहीं शेख हसीना को बचाने के चक्कर में बांग्लादेश को तो अपने हाथ से नहीं निकाल रहा। अब ये सवाल क्यों बड़ा हो जाता है? ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि नेता तो आते जाते रहेंगे, देश तो पड़ोस में ही रहेगा। भाई शेख हसीना आज हैं, कल हो ना हो, बहुत सारे राष्ट्र नेता आए चले गए, जीवन की लीला समाप्त हुई, लेकिन देश तो परमानेंट है। ऐसे में हमारा पड़ोसी भी परमानेंट है और अगर पड़ोसी परमानेंट है तो यह बड़ा सवाल है कि कहीं हम शेख हसीना को बचाने के चक्कर में बांग्लादेश के साथ तो रिश्ते खराब नहीं कर लेंगे। विचार कीजिए, अगर बांग्लादेश की वर्तमान सरकार भारत से डिमांड कर ले कि आप शेख हसीना को हमें वापस सौंप दीजिए, तो क्या भारत सरकार शेख हसीना को वापस सौंप देगी? और अगर ऐसा होता है तो ना तो आप शेख हसीना के रहे और जो इतने दिनों से नुकसान बांग्लादेश में भुगते उसका क्या हुए। और अगर आप बचाने के लिए काम करते हैं जैसे आपने दलाई लामा के केस में किया था, अगर आप वैसा करते हैं तो बांग्लादेश को भी आप अपना दुश्मन बना लेते हैं। जस्ट लाइक चाइना, जस्ट लाइक पाकिस्तान, जस्ट लाइक बांग्लादेश। तो अब आपके सामने बड़ी दिक्कतें हैं कि भारत का भविष्य किसी व्यक्ति को बचाने की जो भारत की वर्तमान विदेश नीति है यह कहीं हमें बड़े संकट में ना ले जाए। क्योंकि अभी के समय पर क्या नोटिस हुआ है, जब से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है तब से पर्सन स्पेसिफिक डिप्लोमेसी को बहुत महत्व दिया गया है। आपको बहुत से ऐसे उदाहरण और वाकये याद होंगे जहां पर प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्र अध्यक्षों से बहुत प्यार से और गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए हैं, जिनमें से मेलोनी के साथ प्रधानमंत्री का नाम मेलोडी बनकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ। प्रधानमंत्री पुतिन को अपना मित्र पुकारते हैं। इसी प्रकार से अशरफ गनी जब यहां पर थे अफगानिस्तान में, इन्हें मित्र पुकारते थे। इसी प्रकार से शेख हसीना के साथ में कि साहब आप जब शपथ ले रहे हैं तो शेख हसीना आ रही हैं, फिर तुरंत पहली बार में शेख हसीना दोबारा लौट रही हैं, चाइना जाने से पहले आप आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पर्सनल टच रहा विदेशी संबंधों में, वो एक स्टेप आगे की कवायद थी, या फिर उस पर्सनल टच का ही हम बांग्लादेश को खोकर नुकसान चुकाएंगे? यह विषय अब बड़ा विषय बन चुका है। बड़ा विषय है कि जब शेख हसीना चीन से मिलने जाती हैं, शी जिनपिंग से मिलने जाती हैं, तो वो पहले भारत से मिलती हैं और उन्हें प्रॉमिस करती हैं कि आप चिंता मत करिए, मोंगला पोर्ट आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, तीस्ता पर चिकन नेक के पास जगह आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यह है कि आज जो बांग्लादेश की स्थिति बन रही है उसमें हम किसे प्राथमिकता दे रहे हैं? पीपल टू पीपल कनेक्ट को, प्रधानमंत्री की मित्रता को, या फिर देश के साथ भारत के संबंध को? यह बहुत बड़ा सवाल है और इस बहुत बड़े सवाल के प्रो एंड कॉन्स दोनों हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ में जिस प्रकार से अपने रिश्ते व्यवहार मित्रता के रूप में रखते आए, या जितने भी राष्ट्र अध्यक्षों के साथ, और यह एक अकेला उदाहरण नहीं है, आप ट्रंप उठाइए, पुतिन उठाइए, इन सबके मायने हैं। तो यह तो हुआ भारत पर उठा सवाल, क्योंकि साहब भारत ने शेख हसीना के साथ में जिस प्रकार का प्रधानमंत्री ने व्यवहार रखा, उसका परिणाम भी देखा कि जब बांग्लादेश, क्योंकि देखिए जब आपको किसी चीज के पक्ष नजर आते हैं तो विपक्ष भी नजर आएंगे। तो आपके सामने फिलहाल जो बांग्लादेश की स्थिति नजर आ रही है, उस समय क्रिटिसाइज करने का मन कर रहा है कि प्रधानमंत्री के चलते हम बांग्लादेश को अपना शत्रु ना बना लें। वहीं अब रिवर्स करिए, अब जब रिवर्स करते हैं तो क्या निकलता है? यही वो शेख हसीना है जिन्होंने इन दोनों में प्रधानमंत्री की नीति को चुना था और चुन करके भारत के लिए मोंगला पोर्ट दिया था, जिसको चाइना बहुत तेजी से मांग रहा था कि भाई हमको ये चाहिए। अगर कहीं हमारी नीति फेल होती तो आज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मोंगला पोर्ट हमें ना मिलता। इसके साथ साथ आपको मैंने पहले भी बताया था कि भारत के प्रति जो मतलब शेख हसीना का जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, उसके चलते चीन भी हमसे चिढ़ा था। इस पर हमने आपके सामने सेशन किया था और यहां तक मैंने आपको बताया था कि तीस्ता नदी के जल को लेकर के जो मामला था, उसे भी किस प्रकार से निपटाने के लिए दोनों देश तैयार हुए थे। और तो और शेख हसीना ने भारत के पक्ष में काफी फैसले लिए और उनमें से बड़ा, जब अभी हाल ही में जब ये प्रधानमंत्री बनकर आई थी तो यहां पर बांग्लादेश में प्रचार शुरू हुआ था, इंडिया आउट कैंपेन शुरू हुआ था, तब भी शेख हसीना ने इनको समझाया था और समझाकर क्या कहा था लोगों से कि अगर आप लोगों को भारत को वाकई में आउट करना है ना, तो पहले भारतीय साड़ियां जला के दिखाओ। मतलब इन्होंने अपने आप से भारत का पक्ष लेते हुए बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन को कंट्रोल किया था। ये सब सकारात्मक वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री की शेख हसीना के साथ जो अंडरस्टैंडिंग रही होंगी उसके कारण हो पाए या भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन के कारण हो पाए। तो ये जो विवाद उठा है कि भारत की मित्रता, क्योंकि अभी तक हम शेख हसीना को, अभी वो शेख हसीना वहां से निर्वासित हैं, उन्हें किस हैसियत से यहां रख रहे हैं, इसको लेकर के सवाल उठने लगे हैं कि आप देश के मुकाबले अगर शेख हसीना को रख लेते हैं तो शेख हसीना तो यहां रह जाएंगी, फिर बांग्लादेश का क्या करोगे और उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे? ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अब फिर सवाल बनता है, इसका मतलब भारत की विदेश नीति में हाल ही में कोई शिफ्टिंग देखी गई है। भारत पहले व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं, कंट्री स्पेसिफिक हुआ करता था। उदाहरण के लिए अगर अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति बने, हम तो अमेरिका से रिलेशन रखते थे, दुनिया के देश भारत से रिलेशन रखते थे और उनके साथ ही जहां एक और अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्हें वीजा तक नहीं दिया, और वहीं जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम दिया। इसका मतलब तो यह हुआ कि हर देश देश स्पेसिफिक चलता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने देश स्पेसिफिक से एक कदम आगे जाकर जो मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसके क्या नुकसान निकल रहे हैं और यह तरीका सही है या नहीं, यह विदेश नीति में अब एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत के रूस के साथ जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। हम लंबे समय से द्विस्तरीय वार्ता कर रहे हैं, एक बार हम यहां आते हैं, एक बार वो वहां जाते हैं, इस तरह से हर साल मीटिंग्स होती हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की पुतिन से जो पर्सनल मीटिंग है, उसका फायदा क्या हुआ याद करो। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन बात हुई, विवाद हुआ, तो याद होगा उस समय जब रशिया ने यूक्रेन पर मिसाइलें दागना शुरू किया,
तब भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे रह गए। तब भारतीय प्रधानमंत्री ने पुतिन जी से बात करके यह कहा कि महाराज, इंडिया का झंडा लगाकर अगर कोई बस निकले तो उसको सेफ इवैक्यूएशन देना, उस पर गोली नहीं डलनी चाहिए। इस बारे में भारत के प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ हुई और कूटनीति की तारीफ की गई, जयशंकर साहब की तारीफ की गई, मोदी जी की तारीफ की गई कि इनका पर्सनल कनेक्ट इतना अच्छा है कि युद्ध के चलते भी फोन करके यह कहा गया कि साहब सुनो, उनको वहां से निकलने देना। तो यह अपने आप में फिर एक पक्ष दिखाता है कि अगर देशों के बीच बात चल रही होती तो एम्बेसडर टू एम्बेसडर बातें चल रही होती, एम्बेसडर जाता, वो लोग मानते नहीं मानते पता नहीं क्या होता। यहां सीधा पर्सनल कॉल है कि सर सुनिए ना, उस गाड़ी पर बम मत गिराना, और सारे के सारे लोग, बहुत सारे लोग भारत के झंडे के नीचे निकल कर आए। तब इस नीति की तारीफ होने लगी। सोचकर देखिए कि भारत की तब भी तारीफ बहुत हुई जब इंडियन डायस्पोरा जब दुनिया में रहता है और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपको इसका बहुत बड़ा प्रमाण दिखता है जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मोदी की प्रेजेंस में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या के बीच में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप अपने साथ लेकर के घूमे, अपने समर्थकों को या अपने समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए। यानी अपने आप में चाहे अमेरिका हो या इजराइल हो, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनल कलेक्ट है वो बहुत तेजी से चला। इजराइल में भी नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के साथ अपनी तस्वीरें, जिसमें वो सी बीच पर घूम रहे हैं, वो तस्वीरें डलाकर लोगों के मन में यह भाव पैदा किया कि वहां जो मोदी बैठे हैं वो अपने समर्थक हैं। इसका मतलब क्या है ना कि हर चीज का अपना पक्ष और विपक्ष है, और इस पक्ष और विपक्ष के और भी मायने मैं आपको बताता हूं। आज जब मोदी और मेलोनी की आप बात करते हैं तो मेलोडी कह के आप बोलते हैं, और उसमें यह बात बोलते हैं, मेलोनी खुद इनके साथ में सेल्फी डालकर मित्रता के भाव को व्यक्त करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर फ्रेंड नाम से उन्हें मतलब अपनी तरफ से कोट करती हैं। और परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि जब ये मोदी से मिलती हैं उसके बाद में G7 की बैठक के अंदर भी इनवाइट करती हैं और खुद इनके प्रभाव में आकर BRI से बाहर निकल जाती हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो पहला कोई कंट्री भाग लिया था या G7 कंट्री, वो इटली मोदी से मिलने के बाद बाहर हो जाता है। यह सुर्खी भी अंतरराष्ट्रीय सुर्खी बनती है। इसका मतलब समझिए, पर्सनल कनेक्ट जो हाल ही में भारत ने शुरू किया राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, इसके प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जो फायदे अभी तक देखे गए वो भारत के हित में थे। लेकिन जब किसी चीज के हित होते हैं, और भी मैं उदाहरण देता हूं, सोचकर देखिए, आज जो श्रीलंका के अंदर हालात हैं, एक समय था जब यहां पर राजपक्षे लोग हुआ करते थे, गोटाबाया और महिंद्रा, तो वो चाइना हितैषी थे। इसके चलते उन्होंने 100 साल के लिए, 99 ईयर के लिए हम्बनटोटा पोर्ट दे दिया था। लेकिन भारत का विक्रम रानिल सिंघे के साथ जो रिलेशन था, उसके चलते अब चाइना पूरे साल भर के लिए वहां से आउट है, वहां किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं कर सकता है। मोहम्मद सालेह के साथ मालदीव्स में जो भारत के रिलेशन थे, उसके चलते हुए जो वर्तमान में यहां के राष्ट्राध्यक्ष मालदीव्स के बनकर बैठे हुए हैं मुइज्जू, वो भी ये समझ गए कि नहीं, भारत के समर्थन में ही फायदा है, उनके खिलाफ जाने से फायदा नहीं है। यानी भारत ने हाल ही में जो विदेश नीति के अंदर परिवर्तन किया था, यानी देश देश के बीच के रिलेशन से आगे बढ़कर पर्सन टू पर्सन कनेक्ट पर जो आगे बढ़े थे, उसके हमें फायदे ज्यादा मिले। लेकिन हाल ही में जो ताजा ताजा उदाहरण मिला है, उससे हम इस बात पर विमर्श करने के लिए फिर से बैठ उठे हैं कि यार चक्कर क्या है, क्या इसका नुकसान उठाने वाले हैं? मुझे नहीं लगता कि भारत इसका नुकसान उठाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारत अपने स्तर पर इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से हैंडल करने में कामयाबी दिखाएगा। यह बात सच है कि अगर हम केवल शेख हसीना को यहां रोकते हैं तो निश्चित ही चाइना को और पाकिस्तान को बांग्लादेश में बढ़त मिलेगी। लेकिन भारत का इतना आसान रिश्ता नहीं है बांग्लादेश के साथ। वहां पर बहुत सारे लोग भारत के सिंपैथाइजर हैं। माना कि नेता आएंगे और जाएंगे, ये पूरा देश चलना चाहिए, ये सच है। ऐसे में अगर भारत की तरफ से हसीना को मांगा जाता है, उस समय भारत हसीना को किसी दूसरे देश में सेटल कराने की अगर मदद कर ले और फिर से बांग्लादेश के साथ रिलेशंस को हैंडल कर ले, तो यह निश्चित ही भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक चीज होगी। मतलब आसान भाषा में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में अब भारत को चाहिए कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस से किसी ऐसे न्यूट्रल कंट्री को चुनकर जहां शेख हसीना सुरक्षित रहें, वहां उन्हें भिजवाए, ताकि शेख हसीना के जो समर्थक बांग्लादेश में हैं उन्हें लगे कि भारत मुसीबत में काम आया मित्र है, यह किसी का भी साथ नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर भारत को वफादार मित्र के रूप में जाना गया है। आप सोचिए, दलाई लामा को भी भारत ने जब शरण दी थी तो यह सोचकर शरण दी थी कि दलाई लामा, आपने हम पर विश्वास किया है, आप अमेरिका भी जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए क्योंकि आपको पता है वो आपका सौदा कर सकता था। अब भारत आए, भारत युद्ध भुगत लिया,
चाइना के साथ में, लेकिन उसके बावजूद दलाई लामा को नहीं जाने दिया। यही कारण संभवतः शेख हसीना के भी मन में रहा होगा। उनके पास बहुत सारे स्थान होंगे जाने के लिए, वो हो सकता है किसी भी देश में जाकर शरण ले सकती थी, लेकिन वो फिर भी भारत आई क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भारत शरणागत की रक्षा करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि। भारत बुद्ध का देश है। भारत वो देश है जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर शरण में आए तो शरणागत की रक्षा की जाती है, और उसे फिर अपना मान करके, फिर चाहे हम रामायण के काल में पहुंचे, चाहे हम बात करें कि जब विभीषण भगवान राम से मिलने आए तो उन्हें भी अपोजिशन खेमे के होते हुए भी साथ दिया गया। ऐसे बहुत से दृष्टांत भारत के मिलते हैं। हम हमारे राजस्थान में आइए तो आप पहचानेंगे कि राजस्थान में बहुत सारे राजाओं की वो कहानी है जिन्होंने केवल शरण में आए व्यक्ति की रक्षा के लिए, और जिसमें विशेष रूप से रणथंबोर के जो राजा हुआ करते थे उनकी कहानियां बहुत ही फेमस हुई कि उन्होंने अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा के लिए खिलजी से युद्ध को मोल ले लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानियां हैं। तो देखना होगा भारत क्या ट्रेंड सेट करता है, शरण में आए व्यक्ति की रक्षा के लिए दूसरे देश के साथ कैसे हैंडल करता है। अब यहां से आगे भारत की विदेश नीति का एक बड़ा परीक्षण होगा। आने वाला समय भारत की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। छोटी सी गुजारिश रहेगी साथियों, आपके सामने इतने सारा जो कंटेंट हम प्रस्तुत करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर ये पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है। आप सेशन को साझा करें ताकि लोगों तक ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, और इन्फॉर्मेशंस में इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी बैच का शुरू होना, जिसके एडमिशन 10 तारीख तक खुले हुए हैं। मैपिंग की क्लासेस चल रही हैं। 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आप लोगों को यहां पर मिलती हैं। साथ ही साथ में हमने एक और अनाउंसमेंट आप लोगों को करना है, और वो अनाउंसमेंट ये है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है मात्र 299 में अपनी पाठशाला.com की वेबसाइट पर, जहां 35 मॉक टेस्ट, 180 टॉपिक वाइज टेस्ट, 40 पीवाईक्यू और 60 करंट अफेयर्स के टेस्ट उपलब्ध हैं, जो आप लोगों के लिए यहां पर दे दी गई है। साथ ही बिहार पीसीएस में 299 के अंदर टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है। आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर साल भर की वैलिडिटी के साथ आप इन टेस्ट को अवेयर कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों के द्वारा भी हमारी टेस्ट सीरीज का अपनी तरफ से फीडबैक दिया गया है, जो कि बड़ा सकारात्मक है। आप भी अगर साथ में कनेक्ट होते हैं तो अपनी जानकारी आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में भेजें। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो तो बताइए। कोई भी क्वेरी कमेंट हो तो प्लीज बताइए। बढ़ें आगे, चलिए। साथियों, इजराइल सुर्खियों में है। हालांकि भारत की सुर्खियों में बांग्लादेश ज्यादा है क्योंकि पड़ोस में कुछ संकट हुआ है, लेकिन इजराइल ईरान के बादल छटे नहीं हैं। और इजराइल ईरान के बादल ना छटने का बड़ा कारण है हाल ही में हानिये की मौत। हानिये जो कि ईरान में स्टेट गेस्ट बनकर आए थे यहां के नए राष्ट्रपति पेजेश्कियन की शपथ ग्रहण समारोह में, और उसी दिन आरोप लगा ईरान की तरफ से कि इजराइल ने उन्हें ईरान की राजधानी तेहरान में ही मार दिया। और ऐसे में खमेनेई जो कि ईरान के लीडर हैं, उनके द्वारा यह कहना कि हम इजराइल से बदला लेंगे और निश्चित बदला लेंगे, इससे इस पूरे की पूरे ये सेंट्रल वेस्ट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरीके से दिक्कत बनी हुई हैं। इस तरह की स्थितियां जो वर्तमान में बनी हुई हैं, इनको देखते हुए यह जानना जरूरी है कि कौन सा देश किसके साथ है।
इस पर हमने ऑलरेडी सेशन किया हुआ है, लेकिन जो सेशन हमने किया उसके बाद में जो अपडेट हुए वो आप जान लीजिए। अपडेट ये है कि रूस की तरफ से जानकारी मिल रही है कि इन्हें परमाणु संपन्न मिसाइल दे दी गई हैं। नंबर दूसरा, ऐसे सिस्टम दे दिए गए हैं जिसके चलते अगर इन पर कोई हमला होता है तो उस हमले को पहले ही रोका जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन दिखाते हुए आईओसी की यानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक बुलाई और उस बैठक में ईरान की सिचुएशन को सबके सामने रखा और ईरान को प्रॉमिस किया कि इजराइल के खिलाफ वो उसे शाहीन 3 मिसाइल देगा। इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि किस प्रकार से इस पूरी गणित में रूस का आगमन और पाकिस्तान का सपोर्ट इस पूरे मध्य पूर्व के संकट को सुलझाता है या बिगाड़ता है। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। कीव पोस्ट की कटिंग है, आप इसे पढ़ें और इससे थोड़ा सा एनालाइज करें। कल की सुर्खी बनती है और सुर्खी है कि रशिया रिपोर्टेडली ट्रांसफर्ड इस्कंदर एंड मरमास्क बीएन सिस्टम टू ईरान। यह खबर जरा ध्यान से पढ़िएगा और इस खबर के मायने निकालिएगा। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है और मरमास्क जो बीएन सिस्टम है यह तो बहुत ही गजब का सिस्टम है भाई। मरमास्क, और ये कीव ने यानी यूक्रेन की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि ईरान को इन्होंने ये सौंपा है। खबर पढ़ सकते हैं, द क्रेमलिन आर्म डील कम अमिड हाइटन्ड टेंशन आफ्टर ईरान थ्रेटन्ड टू स्ट्राइक इजराइल इन रिटेलिएशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हमास लीडर हानिये इन तेहरान। हानिये की मौत के बाद में ईरान ने जो इजराइल को धमकी दी है उसके चलते यहां पर ये 2 चीजें ट्रांसफर की गई हैं। किसको ट्रांसफर की गई हैं? ईरान को ट्रांसफर की गई है। और यरूशलेम पोस्ट छापता है कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि वो आर्म्स सप्लाई करेगा ईरान को OIC की मीटिंग के अंदर, ये भी 6 अगस्त। यानी कि ये वो सारे अपडेट हैं जो मैंने आप लोगों को दिए थे। तीसरा बड़ा अपडेट है, हानिये की मौत के बाद में यहां पर एक नए लीडर को जगह दे दी गई है। हमास के नए लीडर याया सिनवार हैं, जिन्हें इस समय पर इजराइल के फिलिस्तीन में जो हमास है उस हमास का नया नेता बना दिया गया है। यानी हानिये के स्थान पर याया सिनवार वर्तमान में लीडर बन चुके हैं। और संभवतः आपको यह याद हो कि इनकी मीटिंग को हमने केरल में जब एक एपिसोड हुआ था तब बताया था कि इन्होंने संबोधित किया था क्राउड को केरल में। मैंने आपको यह बताया था, इसके बारे में भी काफी सेशन हुए थे। याया सिनवार इस समय फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में हमास के चीफ बनकर नए नेता बनकर आए हैं। ठीक है साहब, तो आपके पास अपडेट इस विषय पर भी हैं और इन विषय पर हुए अपडेट में रूस का महत्व समझना है। सारे अपडेट्स को एक एक करके डील करते चलते हैं। देखिए साहब, इजराइल पर ईरान का काउंटडाउन तो शुरू चल ही रहा है, तब से जब से ज्यादा चल रहा है जब से अमेरिका यह कह दिया है कि हां साहब कभी भी हमला हो सकता है। सोमवार का टाइम था, सोमवार निकल गया। मैंने इस पर कल ही आपके इसी चैनल पर यह अपडेट डाला था कि इस युद्ध में कौन किसका साथ देगा। और मैंने यह आपको अपडेट डालते समय भी कहा था कि भाई हो सकता है कि जो रशिया है ना वो ईरान का साथ दे। और इसके पीछे की मैंने कहानी बताई थी आपको। मतलब विचार कीजिए कि आप इस सेशन को सुने हैं और उसके बाद में इजराइल ने रशिया ने इसका साथ दे भी दिया है। यह खबर अगर आप बैक टू बैक सुन रहे हैं तो आप जियोपॉलिटिक्स को अपने दिशा से देखना सीख चुके होंगे। मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि रूस ईरान का साथ देगा। उसके पीछे का बड़ा कारण, दो बड़े कारण थे, क्योंकि इजराइल अमेरिका का साथी है और अमेरिका के खिलाफ बैठना रूस का जन्मसिद्ध अधिकार है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ईरान ने इस पूरे दौर में रशिया का साथ नहीं छोड़ा। जब वो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, बड़ी संख्या में इन्होंने अपनी तरफ से ड्रोन भेजे थे, कामिकाजे जो ड्रोन थे वो यहां से भेजे थे, साथ देने के लिए भेजे थे। किसके पास भेजे थे? रशिया के पास, ईरान ने। अब जब रशिया की जरूरत है, और रशिया जाना जाता है दुनिया में कि भाई जब दोस्त को जरूरत हो तो रशिया आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में यह देखना जरूरी है कि अब ईरान जब यहां ईरान के लिए रूस साथ देने चला आया है तो स्थितियां और बिगड़ेंगी या फिर ऐसा होगा कि 2 बड़ी ताकतें आमने सामने आ जाएंगी तो मामला सुलट जाएगा, यानी कि मामला पूरी तरह शांत हो जाएगा। अपडेट में आपके सामने ये ब्रिक्स न्यूज करके चैनल है, इसकी खबर देख सकते हैं, जहां पर लिखा है कि रशिया बिगिन ट्रांसफर एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एंड रडार इक्विपमेंट टू ईरान।
आपके सामने यह खबर है कि यहां पर S-400 सिस्टम, ईरान पहले से रूस के S-300 रखता है, लेकिन अब उसे S-400 सिस्टम भी डिलीवर कर दिए गए हैं, नंबर एक, और स्पेशल रडार सिस्टम भी डिलीवर कर दिए गए हैं। लगातार IL-72 जो ट्रांसपोर्टर है वो रशिया ईरान के बीच में ट्रेवल कर रहा है और लगातार यहां पर जरूरी सामान भेजे जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने रूस से एक और एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है, पहले से इसके पास S-300 मौजूद है। अब यह बात क्यों निकल कर आई, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि अभी सर्गेई शोइगु नाम का जो व्यक्ति है, जो कि रशिया में सुरक्षा परिषद का सेक्रेटरी है, रशिया की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका सेक्रेटरी, इस समय ईरान आया हुआ है। और वो सर्गेई शोइगु पहले रशिया का डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ करता था, और यह व्यक्ति यहां पहुंच करके ईरान के सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर रहा है और ईरान के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने आप में एक बड़ी खबर है कि रूस की तरफ से अपना व्यक्ति ईरान भेजा गया है और वो साथ में मरमास्क BN रशिया का EW भी देने में कामयाब हुआ है। अब यह क्या है, थोड़ा सा समझिए। देखिए, आपने अभी कुछ दिनों पूर्व जब ईरान के अंदर ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उसका, फकीर जादे की जब मौत हुई थी तब आपने एक लाइन सुनी थी, और वो लाइन थी कि सर हो सकता है कि उनके ऊपर हमला सैटेलाइट से हुआ हो। अभी जो तेहरान के अंदर हानिए मारा गया उसके बारे में भी यही कहा गया कि हो सकता है सैटेलाइट से अटैक हुआ हो। सैटेलाइट अटैक कर देती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो अब सवाल यह है कि सैटेलाइट का पता कैसे लगाएं। रडार तो केवल इतना ही देख पा रहा है कि ऊपर कौन सा विमान उड़ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है। तो एक ऐसा सिस्टम भी है रशिया के पास कि अगर सैटेलाइट से कुछ आप करने वाले हो ना, तो ये सैटेलाइट को भी ट्रैक करता है। उसका नाम है मरमास्क सिस्टम। ये रूस का एक विशिष्ट सिस्टम है जो किसी देश पर सैटेलाइट क्या ऑब्जर्व कर रही है। मतलब आप सोचिए एडवांसमेंट कितना है। दुनिया रडार से केवल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख रही है और रशिया इसके माध्यम से अपने ऊपर उड़ते हुए सबको देख ले रहा है ना। तो ऐसे स्थिति में सैटेलाइट्स के माध्यम, तो यह मरमास्क सिस्टम ईरान को दिया गया है। यह खबर है डिफेंस एक्सप्रेस के अंदर, यह खबर निकलकर आई है कि रशिया के द्वारा यहां पर मरमास्क सिस्टम जो है वो दिया गया है, जो 5000 किलोमीटर ऊपर तक के कम्युनिकेशन को पकड़ सकता है। इसके साथ साथ इस्कंदर मिसाइल सिस्टम दिया गया है। अब यह बड़ा सवाल है साहब, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम क्या है। कहा जा रहा है कि जो इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है ना, यह न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। अब यह बात फिर से वहीं आकर खड़ी होती है, कहां पर, कि असल मायने में ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया या नहीं, यही तो ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों की बड़ी वजह है। मैं आपसे 4 दिन पहले भी एक सेशन करते हुए बोल रहा था कि जिस प्रकार से ईरान ने अपने ऊपर सैंक्शंस सहन किए हैं, उससे तो यह शक और बढ़ जाता है कि ईरान ने संभवतया न्यूक्लियर बम बना लिया है। मैं ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि कोई देश केवल इस गलतफहमी में कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, उसकी गलतफहमी में इतने सैंक्शंस कैसे सहन कर सकता है। हो सकता है वो यही कह देता कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर बम नहीं है, आकर चेक कर लो, IAEA वालों को ले आओ, वो आएंगे और चेक कर जाएंगे, मेरे पास कोई बम नहीं है, जियो और जीने दो। लेकिन ईरान ने दुनिया में सबसे अधिक सैंक्शंस वसूल लिए, सबसे ज्यादा सैंक्शंस को सहन कर रहा है, उसके बावजूद भी चुप मार के बैठा है। मतलब डाउट तो है, और वो डाउट इस इस्कंदर मिसाइल सिस्टम के बाद और बढ़ जाता है, क्योंकि इस्कंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है। हालांकि इसकी रेंज 500 किलोमीटर ही बताई जाती है, पर बड़ा सवाल यह भी है कि भाई इस मिसाइल सिस्टम को ईरान को दिया गया है, ईरान इसको हिजबुल्लाह को या हमास को दे दे कि लो जाओ और बम फोड़ दो जाकर के। यह बहुत तगड़ा मिसाइल सिस्टम है। यह पकड़ाने की बात भी इसी में निकल कर आई है। इस बारे में यह बात निकलना बहुत लाजमी है कि ईरान को रूस की तरफ से ऐसे सिस्टम दिए जा रहे हैं जो ईरान की स्थिति को मजबूत करते हैं। लेकिन एक खबर और भी साथ में आती है, और वो क्या है, ईरान को पुतिन की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया है, और वो ये है कि भैया थोड़ा सा पेशेंस रखना। पेशेंस रखना ये शब्द क्यों बोला गया है, क्योंकि कुछ दिनों पूर्व, अगर आपको याद हो तो 4 अप्रैल की ही घटना है, जब ईरान और इजराइल के बीच में एक बार फिर से मामला बहुत बिगड़ गया था, और उसके चलते ईरान ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया था। इस बार भी कह रहे हैं कि पुतिन ने इतना साथ देने के बावजूद भी एक लाइन बोली है कि सुनो, सिविलियंस को टारगेट मत करना। यह लाइन बोलने का औचित्य क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों ही तरफ जब 2 ताकतवर राष्ट्र खड़े हों, एक बार किसी ने अगर संघर्ष को शुरू करवा दिया तो फिर रुकने वाली बात नहीं है।
आप सोचिए ना, रशिया यूक्रेन में एक बार वॉर शुरू हुई थी, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर यहां इन दोनों के बीच में वाकई में कन्फ्रंटेशन हो गया तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा और वो स्थिति को पूरी तरह बिगाड़ देगा। उससे कई रूसी हित भी परेशान हो जाएंगे। इसीलिए वेपन्स को सेल्फ डिफेंस में यहां उपलब्ध कराया जा रहा है कि चिंता मत करो, आपको भविष्य में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं आपको चीजें दे रहा हूं। इसी बीच में कटोरा मैन भी बाहर आ गए। ये बाहर आए और आकर के इन्होंने ईरान के समर्थन में इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलवा दी और बुलाकर कहा कि ईरान के साथ जो हुआ वो गलत है और ऐसे में मैं ईरान का साथ देने को तैयार हूं। भाई आप साथ कैसे देंगे? इन्होंने कहा कि मैं शाहीन 3 मिसाइल इनको देने को तैयार हूं। तो यह देखिए साहब, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होती है और उस बैठक में जेद्दा सऊदी के अंदर बैठक होती है। वहां पर इस बैठक में चर्चा होती है कि देखिए कैसे कैसे क्या क्या गलत किया है, हमें ईरान का साथ देना चाहिए। ऐसे में पाकिस्तान ने तो अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया कि मैं अपनी शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम इन लोगों को दे दूंगा ताकि ये जाकर के बढ़िया से इस पर हमला कर सकेंगे। अब साहब बड़ा सवाल ये बनता है कि इसके पास तो गजनी, गौरी, बाबर सब हैं, तो ये शाहीन 3 ही क्यों कह रहा है? मानते हैं कि शाहीन 3 इसकी सबसे खतरनाक मिसाइल है। शाहीन 1, शाहीन 2, जैसे अपने अग्नि 1, अग्नि 2 है, ऐसे ही इनके पास है। ऐसे में जो शाहीन 1 है वो 900 किलोमीटर, शाहीन 2 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता तक रखती है और शाहीन 3 के बारे में कहा जाता है कि इसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। मतलब जो इस्कंदर मिसाइल सिस्टम है ना रूस वाला, वो तो 500 किलोमीटर ही जाएगा, यानी ईरान से चलाया तो पहुंच भी नहीं पाएगा इजराइल, लेकिन शाहीन चलाया तो पहुंच सकता है। कहां पर पहुंच सकता है? इजराइल पर हमला करने। तो बोले मैं इसलिए इनको शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम दूंगा और इन्होंने इसे साल 2014 में ही बनाया हुआ है। इसकी खबर भी निकल कर आती है। रशिया स्पुतनिक इंडिया करके जो न्यूज चैनल है वो लिखता है कि साहब पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया, लेकिन मुद्दा यह हुआ कि इनकी ये जो शाहीन 3 देने की बात कर रहे हैं, ये शाहीन 3 एक बार मजाक का भी कारण बन चुकी है। पाकिस्तान खुद की मजाक कैसे बनाया अब वो देखिए। देखिए आपको याद होगा कि भारत ने एक बार ब्रह्मोस बेचनी थी, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको ब्रह्मोस बेचनी थी और हमने ब्रह्मोस कहीं चलाकर देखी नहीं थी। मतलब चला के हम टेस्टिंग में तो देख लेते थे, किसी पर हमला नहीं करके देखी थी कि कोई डिफेंस सिस्टम पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। ऐसे में क्या हुआ कि हमने ब्रह्मोस चलाई और ब्रह्मोस जाके पाकिस्तान में घुस गई। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसे रोक नहीं पाया। हमारे साथ में हमारे मित्र राष्ट्र आए, उन्होंने कहा सर हमको पैक कर दो, हम ब्रह्मोस ले जाना चाहते हैं। कोई बात नहीं। इस बात से ये बहुत मोटिवेट हुए। इनने सोचा कि हम शाहीन 3 को इंडिया में घुस के दिखाएंगे। इन्होंने अपनी शाहीन 3 चलाई। बदकिस्मती शाहीन 3 चली और इनके ही किसी न्यूक्लियर साइट पर जाकर गिर गई। ये मैं नहीं कह रहा, स्पुतनिक कहता है। जरा देखिए, पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल सिस्टम न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ही गिर गई। इनका टेस्ट ही फेल हो गया। मतलब ये बेचारे मिसफायर खेल रहे थे। जैसे होता है ना कि भाई बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। इनके ऊपर ही वो शाहीन 3 मिसाइल फट गई थी, जिसके बारे में वहां की लोकल मीडिया में बहुत कवरेज आई थी। पता चला था कि आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र खाली करा दिए गए थे कि कहीं कोई न्यूक्लियर लीकेज ना हो जाए। ये सारी खबरें आई। इसके बाद से थोड़ा बहुत इजराइल को आराम तो मिला होगा कि पाकिस्तान का साथ देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रूस का साथ देना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में अमेरिका, पाकिस्तान, रशिया, ये सब इस पूरे की पूरे वॉर में धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। इसी बीच में याह्या सिनवार, जो कि इस समय हानिये का स्थान ले चुके हैं, जो कि पहले इजराइल की जेल में लगभग 22 साल तक बंद रहे हैं, वो अगर हमास के चीफ बनते हैं तो ये फिर से इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आएंगे। सिनवार को नया चीफ बनाया जाता है क्योंकि जो डेप्यूटी चीफ था इजराइल ने उसे भी मार दिया था। तो अब ये तीसरे नंबर पे थे, इनको उठा करके हमास ने अपना लीडर बनाया है। ये पहले ही जेल में रह चुके हैं, इजराइल की जेल में, और इजराइल की जेल में से इन्हें रिहा किया गया था जब हमास ने कुछ सैनिकों को रिहा करने की कीमत पर 1000 गाजा के बंदी छुड़वाए थे। उनमें याह्या सिनवार छूट कर आया था। ठीक है साहब। अब बड़ा सवाल एक और इंटरेस्टिंग निकल कर आता है, और वो क्या है? अभी क्या हुआ, कल परसों अखबार में खबर छपी। जब अपन ने पढ़ाया ना सोमवार को कभी भी हमला हो सकता है, तो अपन ने तो पढ़ाया हमला हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एंटनी ब्लिंकन हैं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया था कि सोमवार को ईरान हमला करेगा। आज अपन बुधवार में हैं, अब तक हमला हुआ नहीं। तो भाई न्यूज चैनल वाले एक कदम और आगे निकल गए। बोले यार हमला हुआ नहीं तो कम से कम मीडिया पे तो कराओ, इतनी देर तक कौन देखेगा हमें।
अपने साथ तो क्या है ना, अपन 24 घंटे के वीडियो तो डालते नहीं है, अपन तो दिन भर में एक अपडेट डालते हैं, उसमें सारी चीजें कवर कर लेते हैं। लेकिन मीडिया को तो, जैसे एक टीवी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जाने कब से वर्ल्ड वॉर 3 चला के चला रखा है, उसने कब से वर्ल्ड वॉर, उसके थंबनेल ही चेंज नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, और बढ़िया एनिमेशन टीम लेके आया हुआ है, दे गोले फिर रहे हैं इधर से उधर, फाट फाट, बस लग रहा है कि बस आज ही दुनिया खत्म होने वाली है। उसका तो एक फिक्स प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वॉर पे चल रहा है। अच्छा, ऐसे में न्यूज मीडिया को लगा कि यार अगर अमेरिका बोला है कि हमला होगा, तो हमला होगा तो हमले की तैयारी होगी, हमले की तैयारी में किसी को लगाया जाता है। तो बोले अगर ईरान अपनी तरफ से मिसाइल चलाएगा, तो मिसाइल चलाएगा तो सबको पहले इन्फॉर्म तो करेगा, बोले हाँ करेगा। तो करने के लिए बोले इसने नोटम जारी कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन, मतलब ईरान ने अपनी तरफ से नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, सभी लोग सावधान हो जाएं, और सावधान हो जाएं, ईरान मिसाइल दागने वाला है। मतलब आप सोचकर देखिए, अपन तो बांग्लादेश में बिजी थे, अंतरराष्ट्रीय खबर चलने लग गई थी कि ईरान ने तो नोटम जारी कर दिया है और अब किसी भी पल मिसाइल चल सकती है। भाई साहब, दुनिया भर के अखबारों में, येरूशलम पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट, और दुनिया के अमेरिका के भी कई सारे अखबारों में यह खबर छप गई कि नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, ईरान किसी भी समय, क्योंकि लिंकन बोला है कि मंडे के दिन चलने वाले, ब्लिंकन बोला है कि मंडे के दिन ईरान हमला करेगा, सब तैयार, नोटम जारी हो गया, अब सब लोग तमाशा देख रहे हैं, अब उड़ेगी, अब उड़ेगी, अब उड़ेगी। शाम को मैसेज आता है साहब, ईरान की तरफ से मैसेज आता है, भाई मैसेज यह आता है कि यूएस हैज कम्युनिकेटेड नीड टू नॉट एस्केलेट कन्फ्लिक्ट ईरान एंड इजराइल। ब्लिंकन ने ईरान और इजराइल को कहा है कि आप लोग लड़ाई ना करें, और ईरान की मीडिया कहती है, ईरान की तरफ से बाकायदा मीडिया निकल कर आती है, वो कहती है कि भाई हमने कोई भी नोटम जारी नहीं किया था, ऑफिस ने प्रॉपर तरीके से कल शाम को आकर कहा कि यार हमने कोई नोटम जारी नहीं किया था। नोटम आपको पता होगा, अगर आपको कोई मिसाइल वगैरह टेस्ट करनी होती है, चलाना होता है, तो आप स्काई में मैसेज डाल देते हैं कि भाई कोई हवाई जहाज मत निकालना, पता चले किसी के लग गया। ऐसे में इनके अधिकारी ईरान वाले बाहर निकल के आते हैं कि यार ये क्या चला रखा है तुम लोगों ने, हमने कोई भी नोटम जारी नहीं किया है, आप लोग जबरदस्ती युद्ध चला रहे हैं। उधर से अमेरिका का ईरान को फिर मैसेज भेजा गया कि यार सुनो, अब तुमने माहौल पूरा बना लिया है, तुमको इज्जत मिल गई है, फुटेज मिल गई है, अब युद्ध नहीं करना है। ये बिल्कुल इनको वैसे ही समझाया जा रहा है कि अब नहीं आगे बढ़ना है, हो गया ना, बस तुमको वही करना है, थोड़ा बहुत जाकर के बम गोले फोड़ना और चले आना। रशिया भी इसको, ईरान को यही समझाया कि देखो तुम्हें चलाना है ना, सिविलियंस को टारगेट मत करना, जाकर के बम फोड़ के चले आओ, तुम जैसे तुमने लास्ट टाइम किया था वैसा ही कुछ करके चले आओ, बस इतना ही बहुत है। अब सब लोग इस मामले को सेटल करने लग रहे हैं, सब लोग मामले को सेटल करने लग रहे हैं। ईरान के हाव भाव से लग गया है कि साहब हमने नोटम वोटम कुछ जारी नहीं किया, यानी कि तुमने ही चला दिया कि मंडे को हम हमला करेंगे, हमने अभी तक कुछ प्लानिंग ही नहीं की ऐसी। ठीक है, हम बातें कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की बातें करना हर देश की कवायद है। ऐसे में अब सवाल यह बनता है कि क्या यह हमला रुक गया है, क्या यह मामला सेटल हो गया है? क्यों? क्योंकि साहब इस समय बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स आकर खड़े हो गए हैं। ईरान को धमकाने के लिए अमेरिका भी आ गया, कह दिया है कि अब मत चला देना, देख मना कर दिया, तेरे साथ रशिया आ गया है। अब उधर की तरफ इजराइल के साथ अमेरिका आ गया। जब ये दो बड़ी पावर आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो फिर अक्सर युद्ध रुक से ही जाते हैं। हालांकि रशिया यूक्रेन के केस में तो नहीं रुके, क्योंकि रशिया के डायरेक्ट हित टकरा रहे थे, लेकिन दूसरे अन्य देशों के केस में, जैसे क्यूबा संकट जब हुआ था, आमने सामने खड़े हो गए, मामला रुक गया। ऐसे बहुत बार हुआ है कि जब भारत पाकिस्तान के केस में ही देख लो, जब अमेरिका और रूस रशिया आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो युद्ध रुक जाते हैं। तो हो सकता है कि इजराइल और ईरान रुक जाए, क्योंकि रशिया जो है वो अब ईरान की तरफ से आके खड़ा हो गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह अपडेट समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप भी तारीख निकाल दो कब होने वाला है हमला, और वर्ल्ड वॉर 3 कब होने वाला है ये बता दो। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और लाइक करने की जिम्मेदारी तो निभा लें, भले ही सब्सक्राइब आपने कर रखा हो, लाइक का बटन भी होता है जिससे और लोगों तक सेशन रिकमेंड होते रहते हैं। ठीक है, बताते रहिएगा। बाकी एनसीईआरटी का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जाकर ज्वाइन कर लें, और 10 तारीख आखिरी तारीख है जिस समय हम इस क्लास के अंदर एडमिशन बंद कर देंगे। फिलहाल मैपिंग चल रही है, जिनको एडमिशन लेना है लें। और यूपीपीसीएस का हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है, पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, जिसके अंदर इतने सारे टेस्ट हैं यार, टेस्ट भी बहुत सारे दे दिया उन्होंने, तो 300 के आसपास टेस्ट हैं। मतलब कि ये तो एक तरह से ₹1 में एक टेस्ट की कीमत आ गई है यूपी पीसीएस के अंदर। ठीक है, ऐसे बिहार पीसीएस के अंदर लगभग 150 टेस्ट आपको उपलब्ध करा दिए हैं पूरी साल भर की वैलिडिटी के साथ। आप जाकर बढ़िया से तैयारी करें। आरओ एआरओ के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर भी इसी प्रकार से टेस्ट निकाल दिए हैं, आप जाकर ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत में विद इन 7 डेज बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश आप तक पहुंच जाते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट अगर हो तो कृपया करके बताएं।
बताइए। हाँ जी, सभी को बहुत सारा प्यार। आइए बढ़ें आगे। कोई क्वेरी, कोई कमेंट अगर हो तो प्लीज बताएं। मैंने चैनल का नाम नहीं बताया, आप जबरदस्ती ना लिखें। चलिए, दिल्ली में गजब खेला चल रहा है। खेला क्या चल रहा है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी का। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा है। क्यों लगा है, आज के सेशन में समझना है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी ताकत को लेकर एक फैसला दिया है। और वो फैसला आपको इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि इससे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पहले बता देता हूं, फिर हम आगे आज के सेशन में बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल का नंबर है 74, जिसका मतलब यह है, जिसमें कहा गया है कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए और सहायता करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो जाकर के उन्हें सलाह देती है। किसको? राष्ट्रपति को। और प्रेसिडेंट को सलाह देती है, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट को सलाह माननी भी होती है कि भाई काउंसिल ने सलाह दी है तो वो काउंसिल की सलाह माननी होगी। तो यानी प्रेसिडेंट, हमारे यहां पर राष्ट्रपति का शासन नहीं चलता है, प्रधानमंत्री का शासन चलता है। यानी कि डिफेक्टो अगर हेड है कोई तो वो प्रधानमंत्री है, या फिर कहिए संसद के द्वारा शासन चल रहा है। ठीक है साहब। ऐसे ही एक आर्टिकल है 163। 163 कहता है देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज टू द गवर्नर। मतलब देयर इसकी जगह देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जैसे केंद्र के अंदर राष्ट्रपति की सलाह के लिए, प्रेसिडेंट की सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ऐसे ही राज्यों में, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में गवर्नर की सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और उसकी सलाह पर गवर्नर को काम करना होता है। नंबर 2 क्लियर। 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 8 में से एक हमारी दिल्ली है। दिल्ली के केस में क्या है कि यहां पर यूनियन टेरिटरी तो है ये, लेकिन इसमें विधानसभा भी है। विधानसभा भी है का मतलब क्या हुआ? इसमें राज्य की तरह से विधानसभा यानी विधायिका भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका मतलब केंद्र का संसद सीधा सीधा दिल्ली पर शासन कर सकता है। तो दिल्ली पर शासन करे तो जो राज्यों में नियम लागू होते हैं, राज्यों में क्या नियम लागू होते हैं? अनुसूची 7 के अंदर विषयों का बंटवारा किया हुआ है, केंद्रीय सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय। 28 राज्यों में यह होता है कि अगर राज्य सूची के कानून पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना है तो वो वहीं की विधायिका का यानी विधानसभा का कार्य होता है कि वो उस पर कानून बनाए। लेकिन दिल्ली के केस में केंद्र के पास ये पावर है कि वो केंद्र शासित प्रदेश होने के नाम पर संसद को ये पावर देती है कि अगर आपको जरूरी लगे तो इनमें से किसी भी चीज पर कानून बना सकते हो। साथ ही साथ उपराज्यपाल को राज्यपाल से थोड़ा अलग भी करती है। मतलब दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोजीशन है वो स्टेट गवर्नर के समान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नर तो मानने के लिए बाध्य है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात, लेकिन गवर्नर की तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए दिल्ली की संसद, ये दिल्ली की विधानसभा ये सोचे कि हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें मानी जाएंगी, वो नहीं हो सकता। ये केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का विशिष्ट मसला है। आर्टिकल 239 क्लॉज ए सब क्लॉज ए के तहत, क्लॉज ए के तहत ये गवर्न होता है। 239 ए के तहत ये गवर्न होता है। ऐसे में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो स्थिति है वो अलग है, और अलग है इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कुछ फैसले ऐसे भी हो सकते हैं जो वो खुद विधायी प्रक्रिया से ले, लेजिस्लेटिव प्रक्रिया से ले, और उसके लिए वो आपसे कोई सवाल ना पूछे। इसका मतलब तो यह हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इटसेल्फ दिल्ली की एक बड़ी पावर है। जी हां। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? भाई बड़ा सवाल है ना ये कि भाई अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के लिए मजबूर क्यों हुई? तो अब इसका आंसर निकालते हैं। असल में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली का एक मामला गया था, और वो मामला था एमसीडी का। अब ये एमसीडी क्या है? अभी जब दिल्ली के अंदर
छात्रों की मौत हुई पानी में डूबकर। आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत सारी सुर्खियों में रहा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में पानी भरने के कारण मर गए। उस समय सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज जो हुई थी उसका नाम था एमसीडी। एमसीडी क्रिटिसाइज हुई और क्रिटिसाइज होते होते हमें यह समझ में आया कि दिल्ली में जल के निकास के लिए, पानी के लिए, और वहां पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, साफ सफाई के लिए, तारों के लिए, इन सब के लिए और उस क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्यों के लिए एमसीडी जिम्मेदार है। एमसीडी एमसीडी होने लगा। तो एमसीडी से ही जुड़ा हुआ आज का मामला है। ये साहब हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो केंद्र को नियुक्ति मतलब केंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर। ठीक है साहब, अब इनके बारे में जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों के बीच का ही मामला अटका हुआ है, इसलिए एलजी और आपके बीच का जो मुद्दा है वो हम आपको समझा रहे हैं। इस सारे मुद्दे को समझाने के लिए राज्यसभा का जो दिल्ली सर्विस बिल है वो भी इसके अंदर काम में आएगा। काफी सारी चीजें हम पहले भी इनके बारे में बता रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों में फिलहाल के लिए एक मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर दी है। क्या है पूरा मामला, लेकर वापस लौटते हैं, क्योंकि फैसला बन चुका है। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्यपाल के समान नहीं है, उससे अलग है भाई। ठीक है, आइए, यह फैसला किसने दिया? तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला ने दिया। एमसीडी के सदस्यों को लेकर के दिया। अब ये एमसीडी के सदस्यों को लेकर के फैसला है। अब इस एमसीडी के सदस्यों को लेकर के जो फैसला है ना, इसी को मैं एक लाइन में तो यहां पर समझा दे रहा हूं, फिर हम एमसीडी में एंट्री करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल के 10 एल्डरमैन नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। मई 2023 में ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। अब ये क्या कहानी है, इसको समझना है। पहले एमसीडी पर आते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो याद करो, आपको दिल्ली वाला मसला याद होगा, जब कोचिंग के बेसमेंट के अंदर बच्चों की जान चली गई थी तो एमसीडी हाय हाय के खूब नारे लगे थे। एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, जो कि गवर्निंग बॉडी है दिल्ली के अंदर। क्या कार्य करती है? तो ये उन शहरों में जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर है साधारणतया, उन शहरों के अंदर वहां का लोकल प्रशासन चलाती है। ठीक है साहब, एमसीडी का पूरा एक इतिहास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का हमारे देश में इतिहास है, वो आप पढ़ते रहिएगा। फिलहाल 100 से अधिक देश के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। इनमें से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन क्षेत्रों के अंदर होता है जहां आबादी शहरों के हिसाब से सर्वाधिक होती है। उसके क्राइटेरिया हैं, 10 मिलियन के आसपास की क्राइटेरिया हैं। अगर मैं सही हूं तो क्राइटेरिया के अंदर ये चीजें रखी गई है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप उसके बारे में एक बार के लिए आगे बढ़िए। स्थिति कुछ इस प्रकार से है, अभी हमारे देश के अंदर 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऐसी हैं जहां पर एमसीडी बनी हुई है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। एमसीडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब दिल्ली है तो दिल्ली हो गया, वहां पर बीएमसी हो गया, दिल्ली मुंबई के अंदर बॉम्बे बृहदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से यहां पर बनी हुई हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी ये हैं। ये क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए टूल्स हैं जो कि भारत के अंदर संविधान संशोधन के माध्यम से इंट्रोड्यूस किए गए थे। दिल्ली में एमसीडी क्या काम करती है? सुविधाएं प्रदान करना, प्राइमरी स्कूलों का संचालन करना, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, स्लम एरिया डेवलपमेंट, पार्क, लाइब्रेरी, स्ट्रीट पार्क, पार्किंग की सुविधाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हर घर से जो कचरा उठता है उसका कार्य। यह सुनिश्चित करना होता है कि इमारतों का निर्माण उनके द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस के आधार पर हो रहा है कि नहीं। शमशान घाट, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब के कार्य कौन करती है? एमसीडी करती है। अब आपको जब एमसीडी के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो गई, 10 एल्डरमैन की बात हो रही है, तो थोड़ा सा एमसीडी के बारे में और वैल्यू समझिए। मेरे प्यारे साथियों, एमसीडी 1 साल काम करने का जो खर्चा है ना, बजट जो है ना एमसीडी का, कितना मानते होंगे आप? भाई साहब, 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का बजट है। 16,000 करोड़। आज जब आप इतने सारे कार्यों के लिए एमसीडी को जिम्मेदार ठहराते हैं, जैसे दिल्ली का जो मसला था वो क्या था? सब ड्रेनेज सिस्टम का मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, इस वजह से दिल्ली के अंदर ये स्थिति बनी थी। दिल्ली में ये स्थिति बनी थी, अगर ड्रेनेज सिस्टम सही रहता तो दिक्कत नहीं होती। थोड़े दिन पहले दिल्ली को क्रिटिसाइज किया गया था पानी के लिए, अगर याद हो तो गर्मी के अंदर टैंकर से पानी पहुंचाया गया था। अगर एमसीडी सही से काम कर रही होती तो वाटर सप्लाई भी प्रॉपर रही होती। फिर काम कर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे का कारण है एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का ना होना। अब ये स्टैंडिंग कमेटी क्या है? उस स्टैंडिंग कमेटी का ही सारा की सारा मसला है। असल में
एमसीडी के अंदर एक चेयरमैन होता है। एमसीडी की व्यवस्था किस तरह से चलती है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, एमसीडी 5 साल के लिए निर्वाचित होती है, पार्षद बनाए जाते हैं। समझिए कि दिल्ली के अंदर पार्षद बना दिए गए, पार्षदों का निर्वाचन हुआ और उन पार्षदों के निर्वाचन में से जिसके पार्षद ज्यादा हैं, जैसे इस समय 134 पार्षद किसके हैं, आम आदमी पार्टी के, तो इस चक्कर में इनकी ही एमसीडी के अंदर चेयरमैन बनी है। तो एमसीडी के अंदर जो फिलहाल चेयरमैन बनी हुई है जिनका नाम शैली ओबेरॉय है, ये आम आदमी पार्टी से हैं। इसके साथ साथ यहां कांग्रेस के 3 पार्षद हैं, बीजेपी के 104 पार्षद हैं। 104 पार्षद यहां पर हैं और यहां अगर आप नंबर देखें तो 250 तो पार्षद ऐसे हैं जो चुनकर आए हैं और 10 पार्षद ऐसे हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेट जो पार्षद होते हैं ना, ये किनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो 10 नॉमिनेटेड है ना, यही हैं असली एल्डरमैन, नॉमिनेटेड मनोनीत पार्षद। इन मनोनीत पार्षदों को शैली ओबेरॉय के चुनाव में वोट देने की परमिशन नहीं है। ये 250 लोग ही इनका मेयर चुनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन 10 लोगों का एक हाल ही में बड़ा रोल निकल कर आया है। हुआ क्या, एमसीडी के चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद में आम आदमी पार्टी एमसीडी में मेजॉरिटी सीट लेकर अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गई, जिसे आप मेयर कहते हैं। मेयर तो बना ले गई। ये चलो चुनाव कब हुए, 4 दिसंबर को। इसी बीच में उपराज्यपाल जो कि केंद्र सरकार से गवर्न है, केंद्र में किसकी सत्ता है, बीजेपी लेड एनडीए की, उन्होंने अपनी तरफ से 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए। 10 एल्डरमैन नियुक्त कर दिए से क्या मतलब है, अब समझाते हैं। असल में शैली ओबेरॉय को अगर कोई फैसला लेना है और वो फैसला 5 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला है, ध्यान से समझिए, पूरे की पूरे दिल्ली का बजट, एमसीडी का, दिल्ली सरकार का नहीं बोल रहा हूं, एमसीडी का जो बजट है ना, वो 16,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है। अगर 5 करोड़ रुपए से ऊपर के फैसले लेने हैं तो शैली ओबेरॉय के साथ एक स्थायी समिति बैठती है जिसमें 18 सदस्य होते हैं। और इन 18 सदस्यों का, जब 18 सदस्य मिलकर के ही इस 5 करोड़ से ऊपर का खर्चा तय करते हैं। इन 18 सदस्यों में से जो 6 सदस्य हैं ना, वो तो निर्वाचित किए जाते हैं इन 250 में से। अब चूंकि लगभग बराबर सी संख्या है, 134 और 104 समझकर चलिए, इनमें से 3 सदस्य तो हैं आम आदमी पार्टी के, 2 सदस्य हैं बीजेपी के। 1 सदस्य का चुनाव होना बाकी है क्योंकि इनकी जो तीसरी सदस्य थी ना बीजेपी की, पहले से कमलजीत करके थी, वो सांसद बन चुकी हैं। इस चक्कर में 6 में से 1 सीट तो फिलहाल खाली पड़ी है। अब बचती हैं 12 सीटें। 12 सीटें जो बची, इनके लिए, इन 12 सीटों के लिए वार्ड की समितियां हैं, उनसे चुनाव होता है। वार्ड की समितियों से दिल्ली में कुल 12 वार्ड समितियां हैं। 12 वार्ड समितियों में जब तक एल्डरमैन नियुक्त नहीं हुए थे तब तक तो आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत थी। लेकिन जब से एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं, इनके वोट पड़ेंगे स्थायी समिति में, इसके चलते फिलहाल इन 12 में से 7 सीटें साफ साफ एल्डरमैन वोट देंगे स्थायी समिति, जो पंचायत, वो जो पार्षद की जो समितियां हैं ना, वार्ड समिति जिनको कहते हैं, उनमें से 7 सीटें सीधा सीधा बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। मतलब समझिए, स्थायी समिति जिसमें 18 मेंबर होने हैं, 18 मेंबर के अंदर से 18 मेंबर क्या काम करते हैं, 5 करोड़ तक का बजट, उससे ऊपर का कोई बजट अगर पास करना है तो बिना स्थायी समिति के आप कर नहीं सकते। इनमें से 5-6 सदस्यों में से 2 सदस्य ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। इधर से 7 सदस्य जीतती हुई इन एल्डरमैन्स की वजह से बीजेपी दिख रही है, यानी 7 और 2 9, 18 में से 9 का जुगाड़ कर चुकी है बीजेपी। ठीक है, लड़ाई किसकी चल रही है, बजट की। बजट पर कंट्रोल किसका, 9 में से अब 1 बचा है, उसका चुनाव होना है, जो कि इनमें से होगा। देखा जाएगा चुनाव कैसे होता है, क्या होता है। अगर यहां 1 सीट भी एक्स्ट्रा हो गई और ये 10 हो गए तो स्थायी समिति में बड़ा रोल प्ले करेगा बीजेपी। समझ में आया। इसलिए ये जो 10 एल्डरमैन हैं, इनकी नियुक्ति मायने रखती है। अच्छा, अब क्या था साहब, ये एल्डरमैन असल मायने में मनोनीत हैं। ये शैली ओबेरॉय के इलेक्शन में तो वोट नहीं देते, लेकिन ये लोग ये जो वार्ड समिति हैं, इनमें वोट देते हैं। ठीक है साहब। अब तक क्या होता था
कि दिल्ली की विधानसभा की सिफारिश पर राज्यपाल एमसीडी के कहने पर नियुक्त करता था। क्या नियुक्त करता था? एल्डरमैन। इस बार क्या हुआ? जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने पूछा ही नहीं सरकार से और अपने लेवल पर 10 लोग नियुक्त कर दिए। ऑब्वियस सी बात है, अधिकांश उसमें से बीजेपी के थे, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र सरकार का आदमी है और ऐसे में उन्होंने जो लोग नियुक्त किए वो अधिकांश बीजेपी के थे। इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी 2023 के शुरू में ही, मतलब देखो दिसंबर में चुनाव हुआ है, जनवरी के फर्स्ट में ही समझ लो एल्डरमैन की नियुक्ति होगी, जनवरी फरवरी में ही, और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पहुंच गई कहां पे? संसद, सुप्रीम कोर्ट में, कि सर ये कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? उपराज्यपाल ने हमसे बिना पूछे ही 10 लोग कैसे नियुक्त कर दिए, जबकि आर्टिकल 163 राज्यों के गवर्नर से कहता है कि वो काउंसिल के एड एंड एडवाइस पर कार्य करेंगे। इन्होंने हमसे बिना पूछे काम कैसे कर लिया? आर्टिकल 239 ए कहता है कि इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि एमसीडी को लेकर के जो संसद का कानून है ना, वो इन्हें पावर देता है और उस पावर के तहत एल्डरमैन्स की नियुक्ति ये आपसे बिना पूछे कर सकते हैं। आगे से याद रखना, आपके लिए तो कुल जमा अर्थ इतना ही निकला है कि 10 जो एल्डरमैन हैं, एल्डरमैन का मतलब बड़े लोग, वृद्ध लोग, सीनेटर्स जैसे होते हैं ना, ऐसे इनकी नियुक्ति बिना पूछे की जा सकती है। यह सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। अगर आप इस बात को समझ गए हो तब तो मेरी पूरी मेहनत को जगह मिल गई होगी, क्योंकि इसको समझाने में खेला लोगों को लग रहा था कि कौन जीता कौन हारा, मसला क्या था, अगर वो समझ में आ गया तो सारा गेम हो गया। ठीक है साहब, 16,000 करोड़ का बजट है, अब तो पूरा की पूरा आपको एमसीडी की जो गणित है मैंने बोल के सुना दी है, एल्डरमैन के बारे में मैंने बता दिया है, क्या काम करेंगे ये लोग। तो ये तो सब बातें नीति निर्माण में भागीदारी, वित्तीय प्रशासन, स्थानीय समस्याओं का समाधान, निगरानी, निरीक्षण, समुदाय के साथ संविधान, लेकिन असली जो काम है ना वो मैंने आपको बता दिया। 5 करोड़ रुपए से ऊपर के जो बजट है ना, उनके लिए एल्डरमैन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस बात को लेकर के ये लोग गए थे, दिल्ली गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट आर्टिकल 339 ए को लेकर था, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने याद दिला दिया कि भाई देखो ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने सारी बातें बता दी, अब तो क्या ही बताएं, हो गया, डन है। ठीक है साहब, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। इस पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये गलत है और हम इज्जतदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब विरोध करते हैं। अब करने वाली बात भी है क्योंकि साहब एमसीडी की बात में है। ठीक है, चले, डन। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी क्वेश्चन अगर हो तो जरूर बताएं। बाकी जैसे मैंने आपसे फिर से कहा, फिर से याद दिला दूं, 10 तारीख को एनसीईआरटी बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। एनसीईआरटी बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, फिलहाल वहाँ मैपिंग चल रही है। मैपिंग में आप पार्टिसिपेट करें, बढ़िया से पढ़ें, साल भर की वैलिडिटी के साथ चारों सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है साहब, चलें। बाकी यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है हमारी वेबसाइट पर, बिहार पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमारे नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जो कि आप जाकर ले सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई कमेंट अगर हो तो प्लीज़ बताएं। डन। विकास लिख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए दुख की बात। हाँ, ऑब्वियसली चलें आगे। चलिए साथियों, हाल ही में आपको एक घटना के बारे में जानकारी मिली होगी कि भारत के एक राज्य केरल में वायनाड के अंदर लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। और जब लैंडस्लाइड की घटना हुई तो उस घटना में बहुत सारे लोग लैंडस्लाइड के अंदर दफन हो गए, बहुत सारे लोग उसके अंदर दबकर मर गए। आप जब ऐसी घटना सुनते हैं तो आप क्या करते हैं? ऐसी घटना सुनते हैं तो पहला तो मन होता है कि जाकर के उनकी मदद करें। जब जाकर के मदद करने का दिमाग आता है कि यार जाएं और जाकर उन लोगों की मदद करें जो ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालें। पहला मन तो यही करता है। दूसरा मन करता है कि यार कहाँ हुआ ये हादसा, जाकर देखें। आपके दिमाग में ये जो कहाँ हुआ हादसा, ये जाकर देखें वाला भाव है ना,
ये भाव तत्काल प्रभाव से तो हो सकता है कि आप कोई दुर्घटना होती तो वहां जाकर इकट्ठे होते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रह जाए कि यार कहां हुआ था, जरा हादसा बताओ कहां हुआ था, तो कहां हुआ था हादसा जरा ये बताओ वाली जो बात है, ये आपके अंदर टूरिज्म का भाव पैदा करती है। और हाल ही के दिनों में लोगों ने देखा है कि लोग ऐसे दुर्घटना वाली जगह पर मनोरंजन के लिए नहीं, इस क्यूरोसिटी में जा रहे हैं कि ये मेरा तो ट्रैवल हो गया, जाकर के टूरिज्म हो गया मेरे लिए, तो ये पर्यटन हो गया कि देख कर आऊं कि हुआ क्या था। और इसी को नाम दिया गया है डार्क टूरिज्म। हाल ही में केरल के अंदर सरकार के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा लोगों से कहा गया है कि कृपया करके डार्क टूरिज्म ना बढ़ाएं, ऐसी जगह पर ना आएं जहां आकर के आप लोग ये देखने आ रहे हो कि यहां क्या हुआ है। इसलिए खबर बनता है कि व्हाट इज डार्क टूरिज्म। केरला पुलिस ने जो हाल ही में वायनाड को लेकर के लोगों को वार्न किया है कि डार्क टूरिज्म, केरला पुलिस, इसका मतलब क्या है। ठीक है, लोग इस समय सुर्खियों में चल रही है डार्क टूरिज्म। लोग वायनाड पहुंच रहे हैं और पहुंच करके इस साइट को देखने पहुंच रहे हैं, क्या हुआ था, कहां हुआ था, बड़ी संख्या में। इसकी वजह से वहां पर सुरक्षा उपायों में बड़ी दिक्कत हो रही है। साथियों, जहां इनिशियली रिपोर्ट किया गया था कुछ 100 लोगों के बारे में कि 100-125 लोग मरे हैं, अब तक 400 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं मिट्टी में दफन हैं। ऐसे में सुरक्षा बल उन्हें खोज खोज कर निकालने का, राहत बचाव का जो कार्य कर रहे हैं, उन्हें असुविधा भी हो रही है और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा सिंपैथी भी, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा मनोस्थिति भी प्रभावित हो रही है जो यहाँ पर हादसे का शिकार बने हैं। बहुत सारे लोग इन घटनाओं को देखने के लिए पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट बनकर पहुँच रहे हैं। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या पागलपन है यार ये, मतलब लोग ऐसी जगह पर भी क्यों पहुँच जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। आप कहेंगे ऐसी जगह, दुनिया में बाकायदा ऐसे बहुत से स्थान हैं जो अब डार्क टूरिज्म के लिए ही जाने लगे हैं। चाहे वो ऑश्विच हो जहां पर यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मारा गया था, या फिर हिरोशिमा नागासाकी हो, या फिर अमेरिका का .0 हो, यानी दुनिया के वो पॉइंट्स जहां पर लोगों की मौत हुई है, जहां पर ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग आजकल वहां पर पैसा खर्च करके घूमने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अब दो प्रकार के सवाल बनते हैं, कोई घूमने क्यों जा रहा है। किसी को ज्यादा इतिहास की समझ चाहिए, नंबर एक, या फिर ये कि इतिहास की समझ तो नहीं चाहिए सर, लेकिन उसे उस विषय पर थोड़ी जानकारी चाहिए, उसके अंदर क्यूरोसिटी है कि क्या हुआ था। आप तो क्यूरोसिटी में जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके सेंटिमेंट्स का क्या, जिन्होंने वो दुर्घटना भुगती है उनके सेंटिमेंट्स का क्या। आप गिरे पड़े हैं और आपको आकर कोई देख रहा है, बुरा गिरा है भाई, और उठ के चला जा रहा है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं लेकिन मजे लेके चले जा रहे हैं। ये चीज़ अपने आप में इंसानियत के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है और ये डार्क टूरिज्म बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है। ठीक है, केरला पुलिस ने इसके बारे में ये सारी बातें बोली हैं। ये सारी क्या घटना हुई थी ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, आरएनए में कवर कर चुके हैं। अब चर्चा हम डार्क टूरिज्म की कर रहे हैं और ये जो शब्द है सबसे पहले जॉन लेनन और माल्कम फोले के द्वारा डिफाइन किया गया था कि लोगों के द्वारा सिमेंट्रीज का, ये जो है ना मॉज़ोलियम्स का, डिजास्टर जोन्स का, बैटलफील्ड्स का, इन सभी जगहों का। इवन इंडिया में जब आप पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो वहां की सेल्यूलर जेल इसलिए जाके देखते हैं कि यहां अंग्रेज किस तरह प्रताड़ना दिया करते थे। आप कहेंगे सर इसके 2 मायने भी तो हो सकते हैं, लोग जाकर याद करते हैं कि कितना पेन हुआ करता था। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसीलिए लोग जलियांवाला बाग भी जाते हैं ताकि ये मोटिवेशन ले सके कि लोग कितनी यातनाओं से गुजरे होंगे। सच है ये, लेकिन इसका रिवर्स इंपैक्ट जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जो लोग इस भाव से वहां गए ही नहीं, जो मनोरंजन के लिए गए हैं, उनके लिए उस जगह को लेकर के ये घूमने फिरने का भाव है, जाएंगे देखेंगे, वो भाव की लड़ाई है ना असल में। तो डार्क टूरिज्म को लेकर के डिबेट छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं अच्छी बात है, कुछ लोग कहते हैं गलत बात है। ठीक है, इसको डिजास्टर टूरिज्म बना दिया गया है। बहुत सारी जगह पर लोग, ऐसी जगह पर जैसे कंसंट्रेशन कैंप जो ऑश्विच है, जो पोलैंड के अंदर है, जहां यहूदियों को मारा था, उस जगह का लोग घूम करके आते हैं। चेरनोबिल जो यूक्रेन में है, जहां पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था, वहां लोग घूमने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो जहां पर की मतलब सिविल वॉर हुआ था, हिरोशिमा पीस पार्क जो है हिरोशिमा नागासाकी में, वहां जाकर के लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और वहां घूम करके प्रॉपर तरीके से वहां की जानकारियां जुटाकर ला रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोगों को कैसे मारा गया था। बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और वहां जाकर के इस पूरे क्षेत्र को देखकर आते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इंडिया में भी जैसे सेल्यूलर जेल है, रूपकुंड उत्तराखंड, जहां पर बहुत सारी वो तैर रही हैं,
कंकाल तैर रहे हैं, है ना। कुलधरा विलेज राजस्थान के अंदर, जिसके बारे में मतलब बहुत सारी बातें किंवदंतियां फेमस हैं। ऐसे ही राजस्थान में मेरे ही शहर के नज़दीक भानगढ़ फोर्ट, यहाँ पर हॉन्टेड साइट है, लोग यहाँ देखने जाना चाहते हैं। जलियांवाला बाग, ऐसे ही डूमस बीच जो गुजरात है, वहाँ पर सुनते हैं कि कुछ बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की आवाज़ें आती हैं। ऐसे थ्री किंग चर्च गोवा के अंदर है, ऐसे ही रूपकुंड उत्तराखंड के अंदर है, ऐसे ही शनिवार वाड़ा पुणे के अंदर है, जहाँ पर पेशवाई हुआ करती थी। वहाँ पर लोग कहते हैं कि रात को नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर लोग देखने जाते हैं कि रात को क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही सेल्युलर जेल है, ताजमहल प्लेस है, ताजमहल जो होटल है उसमें लोग इसलिए जा रहे हैं कि देख के तो आए कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। इन सभी से साइट्स पर लोग जाना चाहते हैं। तो डार्क टूरिज्म इन दिनों लोगों को भावनाओं से कनेक्ट करने के लिए, इतिहास और संस्कृति से कनेक्ट करने के लिए और बेहतर घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये आत्मचिंतन को भी बढ़ावा देती है और लोग जो एक जैसे जोन में जी रहे होते हैं उन्हें वहां से बाहर निकालती है। अच्छा, ये बात कुछ ऐसी भी है, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर गर्व होने लगे तो एक बार जाकर के किसी कब्रिस्तान में या शमशान घाट में जाकर चले आइएगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका अंत क्या है, किस चीज के लिए इतना संघर्ष हो रहा है। तो बोले लोग जो कन्वेंशनली जिस तरह से जी रहे होते हैं वो इसलिए यहां पर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें ये याद हो कि दुनिया का कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अंत हो सकता है ना। इस कारण से लोग इनमें रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे एथिकल इशू जुड़ते हैं, और एथिकल इशू में ये है कि यार इसके माध्यम से आप कई प्रकार के कमर्शियल अट्रैक्शन, कि भाई चलिए आपको वहां दिखाने लेके जाएंगे, इससे आप पैसे कमा रहे हैं, किसी का दुख आपके लिए मनोरंजन का साधन बन गया, तो ये एथिकल हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है ना। आप अपनी तरफ से उनको रेस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप वहाँ की कम्युनिटीज़ को बहुत बुरा फील करा रहे हैं। इसके साथ साथ ही आप इस तरह की चीज़ों को सेंसलाइज करने के स्थान पर कुछ और कर दे रहे हो। उन विक्टिम से बात कर करके उनको खो दिखाए जा रहे हैं, बताइए क्या हुआ था, बताइए क्या हुआ था। अरे हो गया ना भाई उसके साथ जो हुआ था, और ऐसे में आप उसके बारे में बिना जाने ही आप उस बारे में सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सब वो बातें हैं जिनसे डार्क टूरिज्म पे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बनते हैं। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अब अच्छे से समझ में आ गई हो जो मैं बताना चाह रहा हूं। क्लियर? आपकी कोई राय हो तो वो आप जरूर रखें। इसके साथ साथ हम आपके सामने टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट कर ही चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा। साथियों, जैसा कि मैं अभी कमेंट बॉक्स देख रहा हूं कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल राउंड से बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ा दुखद है। सेशन पूर्ण होने पर हम इसके ऊपर भी सेशन करेंगे, अगर संभव हुआ तो हम ट्वीट भी अभी कर चुके होंगे, ठीक है। हम अभी तुरंत निकलते ट्वीट करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल के लिए चूंकि ओलंपिक्स की ही चर्चा चल रही है तो मैं आपको ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देता हूं। ओलंपिक चल रहे हैं, सभी लोग ओलंपिक्स में बिजी हैं, पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया जा रहा है, लंबे तरीके से 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त के बीच में ओलंपिक्स चलने हैं। लेकिन एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल मिला जिसमें मुझे जानकारी मिली कि ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, जब ओलंपिक शुरू हुआ था उस समय तो हुआ करते थे, लेकिन आज वो ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। आज 32 प्रकार के खेलों में ओलंपिक खेला जाता है, जैसे टेनिस है, वॉलीबॉल है, सॉकर है ना, और प्रकार के एक्वेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इन सब के खेल खेले जाते हैं। लेकिन 5 स्पोर्ट्स पहले ऐसे थे जो ओलंपिक में हुआ तो करते थे, बाद में हटा दिए गए। उनमें से पहला था लाइव पिजन शूटिंग, यानी कि कबूतर उड़ाओ और मार दो। दूसरा था हॉट एयर बैलूनिंग, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया है। मतलब इसके बारे में कहते हैं पेरिस ओलंपिक के अंदर हॉट एयर बलून प्रतियोगिता रखी गई कि कोई कितना दूर तक बलून में उड़कर जाएगा। पेरिस से उड़ा और उड़ करके कोई व्यक्ति जो है वो पोलैंड पहुंच गया। तब पोलैंड रशिया के पास हुआ करता था। रशिया वालों ने उस ओलंपियन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया कि तू बिना वीजा एंट्री कैसे कर गया। तो ये इस चक्कर में हॉट एयर बैलूनिंग हटाई दिया गया। टग ऑफ वार, जिसे आप रस्साकसी कहते हैं, इसी प्रकार से प्लंज ऑफ डिस्टेंस, कि गहराई में कितना अंदर तक आप चले जाएंगे। ऐसे ही दौड़ते हिरण को शूट करना, लेकिन उसकी जगह लकड़ी का या पत्थर का हिरण बनाकर शूट किया जाता था। इस प्रकार के 5 मुद्दे हैं, 5 खेल हैं जो कभी ना कभी हुआ करते थे, ओलंपिक का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ इन्हें हटा दिया गया, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले लाइव पिजन शूटिंग के बारे में जान लीजिए। इसमें होता यह था कि कबूतर उड़ाए जाते थे और उन्हें उड़ाकर मारा जाता था। जो ज्यादा कबूतर मारेगा वो विजेता कहलाएगा। लगभग 300 पिजन्स को मतलब इस इवेंट के अंदर मारा जाता था। इसके लिए गोल्ड मेडल मिला था लियोन डे लुंडेन को। 1900 में ये पहली बार प्रतियोगिता रखी गई थी और उसके बाद तुरंत बंद भी कर दी गई कि बोले भाई अब कबूतर नहीं मारेंगे। उसके बाद में फिर प्लान किया गया कि नकली कबूतर उड़ाएंगे, पर बोले इस खेल को ही हटा दो, कबूतरबाजी नहीं चलेगी। फिर उसके बाद दूसरा खेल था जो अब नहीं होता है, जिसका नाम है हॉट एयर बैलूनिंग, जिसमें कि बलून को, गर्म बलून को उड़ाया जाता था और उड़ा करके उसमें लोगों को कितना ऊंचाई तक कोई बलून ले गया इस आधार पर,
कोई ऊपर पहुंचकर नीचे की कितनी अच्छी तस्वीर लिया इस आधार पर, कितना दूर तक ट्रैवल कर गया इस आधार पर उन्हें विजेता घोषित किया जाता था। तो 1900 के अंदर हॉट एयर बलून को शुरू किया गया था। डिस्टेंस ट्रैवल, एल्टीट्यूड ट्रैवल, इन सब के ऊपर चेक किया जाता। ऐसे में एक फ्रांसीसी बलूनिस्ट था जिसका नाम था हेनरी डे ला वॉलॉक्स। ये भाई साहब 768 माइल तक अपना बलून उड़ाकर ले गए, पेरिस से पोलैंड तक पहुंच गए। पोलैंड उस समय रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में जैसे वहां पर पहुंचा तो बिना वीजा के होने के कारण, बिना पासपोर्ट के होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हॉट एयर बलून जो इस तरह से उड़ा करते थे, इन्हें भी फिर रोक लगा दी गई। एक होती थी रस्साकसी। 1900 से लेकर 1920 के बीच में 5 ओलंपिक खेल टग ऑफ वार के अंदर चले। 8 लोग हुआ करते थे, दोनों अपनी अपनी तरफ से रस्सी को खींचा करते थे। रस्सी को खींच करके कोई भी 6 फीट तक सरका के ले गया तो उसे विजेता मानते थे। रोक क्यों दिया गया? रोक इसलिए दिया गया क्योंकि एक बार ऐसा पता चला कि ब्रिटेन की तरफ से जो टग ऑफ वॉर के अंदर लोग खेल रहे थे, उन्होंने जूते जो हैं वो बड़े हैवी पहन लिए। हैवी जूते पहन लिए तो उन्हें सरकाना बड़ा मुश्किल हो गया, और इस चक्कर में टग ऑफ वॉर के अंदर खबर ये आई कि नहीं साहब ये चीज़ ठीक नहीं है, तो टग ऑफ वॉर को भी खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से रस्साकसी हुआ करती थी। प्लंज ऑफ डिस्टेंस 1904 और 1908 में हुआ था। इसमें होता क्या था, पूल के अंदर ऊपर से कूदाते थे नीचे तक। 60 सेकंड तक उस आदमी को हाथ पैर नहीं चलाने होते थे और देखना होता था कूदने के बाद पानी में वो कितना दूर तक आगे गया। लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल के अलग अलग पैमाने और मायने होते गए, फिर भी इसको भी हटा दिया गया। पानी के अंदर बिना हाथ पैर हिलाए कितना दूर तक वो व्यक्ति 60 सेकंड में पहुंचता है, इसको चेक किया जाता था। इसको भी हटा दिया गया। ऐसे ही था रनिंग डियर शूटिंग, जिसमें कि हिरण को चलाया जाता था। 1908 से 1924 के बीच में ये हुआ। इसमें उसको फिर शूट किया जाता था, लेकिन इस बार नकली हिरण रखा जाता था और उसको टारगेट दिया जाता था कि 100 मीटर तक आपको 100 मीटर दूर मारना है, 4 सेकंड में उसको शूट करना है। अगर कर गए तो बढ़िया रहेगा। इसके लिए भी ऑस्कर, मतलब स्वीडन के जो ऑस्कर स्वान थे, उनको इसके लिए सिल्वर मेडल भी दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसको भी बंद कर दिया गया कि इससे जो जीव हत्या है वो प्रमोट होती है, तो इसलिए इसे भी बंद कर दिया गया। तो ये थे रोचक तथ्य, संभवतः आपको जानकर अच्छे लगे हों। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी अपने जो ओलंपिक्स चल रहे हैं उनके अंदर जो जानकारी है वो मैं सारी आपको बताऊंगा, कंटेंट के अंदर डाल दी है। सारा कंटेंट आप लोगों को ओलंपिक से रिलेटेड हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर उपलब्ध हो जाएगा। जो भी रिसेंट चल रही है सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। भारत की तरफ से जो चल रहा है वो सारी जानकारी मैं एक सेशन के अंदर डाल दूंगा, आपको पता चल जाएंगे, ठीक है साहब। अपनी पाठशाला.com पर इस कंटेंट की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। अपनी पाठशाला.com पर आपको रोज करंट अफेयर की अपडेटेड पढ़ने के लिए थ्योरी मिल रही है, आप उसे जरूर देखें। साथ ही साथ में आप सभी को बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ इनकी टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल कीमत पर दे दी गई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित